हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग डिवोटेड डिमन ब्रदर की 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो तीनों भागते हुए उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बैटल चल रहा था और वो तीनों उन दोनों डिमन स्पिरिट को देख के काफी घबरा जाती है। लेकिन उन्हीं दोनों के सामने वो खड़ा था जो कि आइसिस से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दोनों स्पिरिट मुझे मारने के लिए काबिल भी हैं? तुम मुझे इनके साथ नहीं मार सकती हो। मूली कहता है कि वो अटैक इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे मेंशन को ही चकनाचूर कर दिया, लेकिन वो लड़का उनसे बच के कैसे निकला? आइसिस कहती है कि वो बच के निकला ही नहीं बल्कि वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं वो दोनों स्पिरिट अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो के ऊपर फिर से उसी कुल्हाड़ी से अटैक करते हैं। लिंगजो और बाई को वो की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो दोनों भागते हुए बैटल के बीच में जाने लगते हैं। लेकिन म्यू उन दोनों को रोक देती है और कहती है कि जरा हस्बैंड की तरफ देखो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम दोनों बैटल के बीच में कूदती हो तो इससे तुम्हारी जान ही जा सकती है और मास्टर को इससे काफी दिक्कत होगी। जब वो दोनों वो की तरफ देखती हैं तब वो बड़ी आसानी के साथ अपने हाथ से उन दोनों की कुल्हाड़ी को रोक लेता है और उन दोनों से कहता है कि अपने लोनली वर्ल्ड में फिर से वापस चले जाओ। जिसके बाद वो उन दोनों के ऊपर अपने पौधे से अटैक करता है। वो दोनों आइसिस से कहते हैं कि हमें फिर से जिंदा करो, लेकिन आइसिस उन्हें फिर से जिंदा नहीं करती है क्योंकि उसके पास इतनी मैजिकल एनर्जी नहीं बची हुई थी कि वो उन दोनों स्पिरिट को फिर से मेंटेन कर रख सके। इसीलिए वो जब उन दोनों स्पिरिट को खत्म कर देता है तब आइसिस उन्हें दोबारा रिजरेक्ट नहीं करती है। मूली आइसिस से कहता है कि उस आदमी की स्ट्रेंथ लाजवाब है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। आइसिस कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसमें ये बात तो होनी ही थी, इसीलिए तो वो मुझे मारने में कामयाब हो चुका। जिसके बाद वो आइसिस के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। आइसिस कहती है, क्या तुम अभी भी अपने चाबुक का इस्तेमाल करोगे मेरे ऊपर? तो फिर ये मेरे लिए काफी एक्साइटेड होगा। वो आगे से कहता है, अगर तुम्हें अभी भी टावर ऑफ बेबल चाहिए तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें मारने के। जिसके बाद वो अपने पौधों का इस्तेमाल करते हुए आइसिस के ऊपर अटैक करता है तो आइसिस आगे से अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिफेंड करने लगती है। मूली को ऐसा महसूस होता है कि इन दोनों की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर वो इनकी ताकत के चपेट में आ गया तो वो यहीं की यहीं जल के राख हो जाएगा। और मूली उनकी लड़ाई को देखते हुए अपने मन में सोचता है, क्या इसी को ही वो बैटल कहते हैं जो भगवानों के बीच में होती है? लेकिन आइसिस को वो के साथ फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए आइसिस बार बार वो से अटैक करके पीछे हट रही थी और भाग रही थी, लेकिन वो उसके पीछे जाता रहता है और अटैक करता रहता है। इसी बीच बाई जब वो को इस तरह से फाइट करते हुए देखती है तब वो समझ आती है कि यही वो डेमन है जिसने उसकी बार बार जान बचाई थी। लेकिन बाई अचानक से सोचती है कि हमें वो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और वो एक डेमन कैसे हो सकता है और उन्हें ऐसा फैसला क्यों किया कि वो इस लड़की को मार देगा। आखिर इन दोनों की हिस्ट्री क्या है? हम देखते हैं वो ने अपनी बेलों को आइसिस के सीने के अंदर घुसा दिया था, जिससे आइसिस को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। आइसिस अपने मन में कहती है, मुझे ये पहले से ही पता था कि मेरा हाल ये होगा अगर मैं डीमन किंग के साथ फाइट करती हूँ। और वो के अटैक आइसिस के बॉडी के अंदर जो स्पिरिट एसेंस थे उनको बार बार तोड़ते जा रहे थे, लेकिन वो चाहे जितने भी अटैक कर ले वो 20,000 एसेंस को नहीं हटा सकता था। लेकिन वो के अटैक की वजह से आइसिस की बॉडी के अंदर जितने भी एसेंस थे वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को छोड़ के जाने लगते हैं। वो आइसिस से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ आखिरी शब्द कहने हैं तो तुम कह सकती हो, मैं उन्हें सुन लूंगा, वैसे भी मैं तुमको मारने वाला हूँ। लेकिन उसी टाइम पे आइसिस की नजर उन तीनों लड़कियों के ऊपर पड़ती है जो कि वो के पीछे खड़ी थी और उन तीनों के चेहरे को देख के आइसिस ये भी समझ जाती है कि यही वो 3 लड़कियां हैं जो कि इल्यूजन के अंदर वो को सेड्यूस करने के लिए आई थी। इसके बाद आइसिस उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए वो को साइड में छोड़ते हुए उनकी तरफ जाने लगती है। वो को समझने में देर नहीं लगती है कि उसकी तीनों वाइफ की जान खतरे में आ चुकी है। आइसिस जल्दी से आगे बढ़ती है और उन तीनों को सोल को अपने कंट्रोल में ले लेती है। बाई और लिंगजो दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आइसिस एक ही झटके में उनकी सोल को उनकी बॉडी से बाहर निकाल लेती है और वो उसे कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम ऊपर की दुनिया को छोड़ के नीचे क्यों चले आए, क्योंकि तुमको ये 3 लड़कियां चाहिए थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये 3 घटिया औरतें तुम्हें सेटिस्फाई कैसे करती हैं? क्या लोनलीनेस तुमको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उनको क्या समझते हो, तुम बस इनके साथ खेल रहे हो। लेकिन वो आगे से कहता है, बकवास करना बंद करो, ये तीनों मेरी डेविल क्वीन है और ये कई सारे डीमन बच्चों को जन्म देंगी जो कि हमारे होंगे। जिसको सुन के लिंगजो के मुंह से भाई हवस बहने लगती है। आइसिस कहती है, इंसान और डीमंस के रास्ते अलग अलग होते हैं, अब इन्हें पता चल चुका है कि तुम एक डीमन किंग हो, इसीलिए अब ये तुमसे नफरत करने लगेंगे। वहीं पे आइसिस मन में सोचती है कि इतनी दूरी काफी होगी, अब अगर वो चाहे तभी वो इन्हें बचा नहीं सकता है। वो तीनों लड़कियां भी वो से कहती हैं कि हमारी चिंता छोड़ो और इसे सबसे पहले खत्म करो। लेकिन वो आइसिस के साथ एक डील करता है और उसे कहता है, तुम मुझे हराना चाहती हो, इसके लिए तुम्हें कई सारी मैजिकल एनर्जी की
की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम उन्हें जाने देती हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी मैजिकल एनर्जी दूंगा, जितनी चाहिए उतनी। मैंने यहाँ पे आने के लिए 100 सीलों को एक्टिवेट किया था और मैं उनको यहीं पे हटाने वाला हूँ, और मैं 1 घंटे तक तुम्हें जितनी चाहिए उतनी मैजिकल एनर्जी देने को तैयार हूँ, बस तुम्हें उनको छोड़ना होगा। आइसिस डील के लिए मान जाती है और आइसिस वो की मैजिकल एनर्जी को चूसते हुए कहती है कि तुमने इन 3 घटिया लड़कियों के लिए अपनी जान खतरे में डाली है, इसीलिए बाद में इसका पछतावा मत करना। जिसके बाद आइसिस वो की मैजिकल एनर्जी को खींचने लगती है और कहती है कि यही तो वो मैजिकल एनर्जी है जिसको मैं कई सालों से प्राप्त करना चाहती थी। वो कहता है क्या इतनी छोटी सी डेविल एनर्जी तुम्हें सेटिस्फाई कर पाएगी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमसे मिलने के बाद जितनी भी डीमन औरतें थी मेरा उनके अंदर से मन हट गया है। जिससे वो तीनों काफी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हमारा ख्याल रखो। वहीं पे आइसिस उन तीनों से कहती है वाह क्या प्यार है, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि वो तुम तीनों को धोखा देगा। वो आइसिस से कहता है बूढ़ी विच, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम उन तीनों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती हो? लेकिन आइसिस उन तीनों से कहती है कि मैं तुम लोगों को वो कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरी और वो के है, हमारी पहले प्यार की कहानी। जिसके बाद हमें 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम लोग अपर रियलम को देखते हैं और इस जगह को रीसेंग युआन रियलम कहते हैं, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सभी बस यहाँ से भाग के निकलना चाहते हैं, इस जगह को छोड़ के जाना चाहते हैं। और वो यहीं पे पैदा हुआ और वो यहीं का मास्टर है, और वो सभी डीमंस का डीमन एम्परर है, एक ऐसा डीमन एम्परर जो कि इस जगह से भाग जाना चाहता है क्योंकि ये जगह काफी बोरिंग है, क्योंकि वो काफी शक्तिशाली है, इसीलिए उसे कभी भी उसके लेवल के अपोनेंट नहीं मिलते हैं। और वो सभी लोग जो कि युआन रियलम के अंदर आने के काबिल थे, उन्होंने अपनी सारी सीक्रेट टेक्निक वो को सिखा दी क्योंकि वो बोर थे, और क्योंकि वो भी काफी बोर हो रहा था इसीलिए उसने भी उन सभी सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया। फिर हम लोग जी डाउजो को देखते हैं जो कि डीमन ट्राइब का कुछ है, और वो से कहता है कि हमने अपनी सारी जांच पड़ताल कर ली है, इसलिए हम लोगों को वापस जाना चाहिए। लेकिन वो जी से कहता है कि हम लोग नीचे की दुनिया में क्यों नहीं जाते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पे डीमंस और इंसान आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं उनकी कुछ मदद ही कर दूंगा। लेकिन जी इसके लिए साफ मना कर देता है और वो को बताता है कि जो भी डीमंस नीचे हैं उनको हेवन ने सजा दी है कि वो सभी डीमंस वहीं पे मारे जाएंगे और रिकार्नेट नहीं होंगे, इसीलिए हमारे नीचे जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन वो जी के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बोर होके मर जाऊंगा, इसीलिए मैं नीचे की दुनिया में जा रहा हूँ। लेकिन जी आगे से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर मुझे तुम्हारी शिकायत अपने तुम्हारे फादर से करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो होगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जिससे वो की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उसकी बात मानने को राजी हो जाता है। लेकिन तभी उन लोगों को दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपर रियलम में आने वाला है। वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी बड़ा है। वो ड्रैगन ऊपर आके कहता है कि मैं कैस्ट्रोफर ड्रैगन हूँ और मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा जो भी मुझे अपर रियलम में जाने से रोकेगा। वो आगे से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें मार सकते हो? लेकिन तभी जी अपने पंछी के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो से कहता है कैस्ट्रोफर ड्रैगन ये इतना काबिल नहीं है कि डीमन एम्परर खुद अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करे, इसीलिए आप इसको हमारे बलबूते पे छोड़ सकते हैं। कैस्ट्रोफर ड्रैगन आगे से अपनी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन जी आगे बढ़ता है और एक ही सेकंड में उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग ड्रैगन मीट को पका के खा रहे थे। वो तारीफ करते हुए कहता है ये ड्रैगन मीट तो सच में कमाल का है। लेकिन जब वो लोग मीट पका के खा रहे थे तभी उन्हें ड्रैगन के पेट से कोई आवाज आती है। जी कहता है जल्दी से बाहर आओ नहीं तो टुकड़े कर दिए जाएंगे, और तब पेट के अंदर से आइसिस बाहर निकलती है जो कि वो से कहती है कि मैं एक छोटी सी विच हूँ जो कि नीचे की दुनिया से आई थी। इस ड्रैगन ने मुझे खा लिया था लेकिन मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई थी। वो जैसे ही आइसिस को देखता है तब वो उसकी खूबसूरती के ऊपर फिदा हो जाता है क्योंकि युआन रियलम के अंदर सिर्फ बूढ़ी औरतें हैं ना कि कोई जवान लड़कियां, इसीलिए वो के दिल की धड़कन धड़ाधड़ तेज होने लगती है। और इसी तरह से ही वो की मुलाकात आइसिस से हुई थी। वो को शुरुआत में समझ में नहीं आया था कि आइसिस का मकसद क्या है, लेकिन अगर खूबसूरत औरत तुम्हारे पीछे रहे तो इसमें बुरा ही क्या है, इसीलिए वो ने आइसिस को अपने साथ रख लिया और काफी ज्यादा मजे किए, और सच में मजे किए। हमें पता चलता है कि आइसिस पूरी प्लानिंग के साथ आई थी कि वो टावर ऑफ बेबल के अंदर से जो भी कीमती खजाने होंगे उन्हें चुरा लेगी और दुनिया में सबसे शक्तिशाली डीमन बन जाएगी। जिसके बाद आइसिस पीछे मुड़ के वो से कहती है अगर तुम टावर ऑफ बेबल की पावर का इस्तेमाल करके मुझको एक डीमन बना देते हो तो फिर मैं इससे हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूंगी। वो बेड से बाहर निकल के आइसिस से कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास टावर ऑफ बेबल की वजह से आई थी, ना कि इसलिए कि तुम मुझे पसंद करती हो। फिर हमें आइसिस की हल्की सी प्लानिंग दिखाई जाती है। दरअसल आइसिस ने रोवल रियलम के जितने भी डीमंस थे उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसको अपर रियलम में जाके सबसे ताकतवर इंसान बनना था। इसीलिए कुछ डीमन उसे बताते हैं कि अपर रियलम में टावर ऑफ बेबल नाम का एक टावर है जिसके अंदर कई सारे प्रीशियस ट्रेजर रखे हुए हैं। अगर तुम उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हो तो फिर तुम शक्तिशाली बन जाओगी। लेकिन वहाँ पे
एक दिक्कत है, टावर ऑफ बेबल के जो भी मास्टर है वो टावर ऑफ बेबल की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक देने को राजी हैं और आज तक जितने भी लोग ऊपर गए हैं टावर ऑफ बेबल के चक्कर में उनकी सिर्फ लाशें ही नीचे आई हैं और कुछ भी नहीं। इसीलिए आइसिस ने अपने चार्म का यूज करके सबसे पहले ड्रैगन को अपने आप को निगलने दिया, जिसके बाद वो अपर रियलम में आ गए और अपने चार्म का यूज करके डीमन किंग को अपने हवस के जाल में फंसा लिया। और जब तक डीमन किंग हवस के जाल में रहता है तब तक सारी चीजें आइसिस के मुताबिक ही चलेंगी। लेकिन वो को इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। आइसिस अपने मन में सोचती है कि इसको इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन कुछ भी हो मैं इसको अपना प्लान बर्बाद करने नहीं दे सकती हूँ। वो आइसिस से पूछता है कि तुमको टावर ऑफ बेबल किस लिए चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन आइसिस आगे से रोते हुए कहती है कि तुम मुझ पे ऊपर इतना ज्यादा शक करते हो, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। आइसिस आगे से रोते हुए कहती है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर इस तरह से शक करोगे, क्या तुम मुझे सच में ऐसे पर्सन समझते हो। इसके बाद आइसिस आगे बढ़ के वो को गले लगा लेती है। वो कहता है ठीक है ये मेरी गलती थी, मैं कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था, मुझे माफ कर दो। फिर आइसिस एक झूठी कहानी बनाती है कि उसके छोटे भाई को एक डीमन एम्बरर ने मार दिया था और उसकी सोल गायब होके टावर ऑफ बेबल के अंदर आ चुकी है। इसीलिए आइसिस टावर ऑफ बेबल के अंदर जाके उसकी सोल को देखना चाहती है। वो इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है भले ही तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी ताकत देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आइसिस को पूरा यकीन था कि वो उसके जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। इसीलिए वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर ये चार्म से अलग भी हो जाता है तभी मैंने सारी चीजें तैयार कर ली है और मूली ने अब तक उन्हें सेक्ट भी कर दिया होगा, इसीलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। डेविल किंग अब मेरे पूरे कंट्रोल में आ चुका है। जिसके बाद वो आइसिस को टावर ऑफ बेबल के पास लेके जाता है जहाँ पे कई सारे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी। वो आइसिस को बताता है कि ये उन लोगों की हड्डियां हैं जो कि टावर ऑफ बेबल के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन इन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है अगर मैं यहाँ से कोई छोटी चीज ले लेता हूँ तो इससे फादर गुस्सा नहीं होंगे, और वैसे भी फादर यहाँ पे नहीं है। जिसके बाद वो आइसिस से कहता है कि तुम यहीं पे इंतजार करो, आगे की तरफ कुछ डीमन स्पिरिट हैं जो कि टावर की रक्षा करती हैं। अगर तुम टावर के हल्का सा भी क्लोज गई तो वो तुम्हारी जान निकाल लेंगी। आइसिस वो से पूछती है तुम्हारे बारे में क्या वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये सभी मेरी गलती है कि मैंने अपने भाई का रोना धोना करके तुम्हें इस खतरे में डाल दिया। लेकिन वो टावर ऑफ बेबल के अंदर जाते हुए कहता है कि एक सिर्फ तुम ही हो जो कि डीमन किंग को खतरे में डाल सकती है। आइसिस अपने मन में सोचती है कि मैं ये सच में देखना चाहती हूँ कि टावर ऑफ बेबल के अंदर से कौन सी चीज बाहर निकलती है। और जैसा कि डीमन किंग से उम्मीद की जा सकती है, मुझे इतनी दूर से ही उसकी मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है। और करीब आधे घंटे बाद वो बाहर निकलता है जो अपने पास से एक छोटी सी रिंग लेके आया था। आइसिस रिंग को देखती है और कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मुझे इतनी छोटी सी रिंग देके सेटिस्फाई करना चाहते हो। लेकिन इसके बावजूद वो उस रिंग को पहन लेती है और कहती है कि ये हमारी एंगेजमेंट रिंग की तरह होगी। हम देखते हैं उस छोटी सी रिंग के अंदर इतनी मैजिकल एनर्जी थी कि वो आइसिस की ब्लड लाइन को रिफाइन करके उसे डीमन आइसिस में बदल देती है। जिसके बाद आइसिस अपने मन में सोचती है अगर एक छोटी सी चीज मेरी ब्लड लाइन को रिफाइन करके डीमन में बदल सकती है तो टावर ऑफ बेबल के अंदर ऐसी कितनी सारी चीज होंगी जो कि मुझे इतना शक्तिशाली बना सकती हैं कि तीनों रियलम के अंदर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। जिसके बाद आइसिस वो से कहती है डीमन किंग वो तुम सच में शक्तिशाली थे, लेकिन मेरे चार्म की वजह से तुम बस एक कुत्ते बन के रह गए हो जो मेरे आगे पीछे दुम हिलाते रहता है। जिसके बाद आइसिस अपने चार्म का इस्तेमाल करते हुए वो से कहती है कि अपने आप को मार लो। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वो के ऊपर कोई भी चार्म का असर नहीं होता है, लेकिन वो आइसिस के पंख को पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस काबिल भी हो कि तुम मुझे सच में कंट्रोल कर सकती हो। जिससे आइसिस हैरान होकर अपने मन में सोचती है क्या इसके ऊपर चार्म का असर नहीं हुआ था, क्या मैं अब तक इसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर रही थी। मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ थोड़े से मजे करोगी और मुझे भी उसमें मजा आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम टावर ऑफ बेबल को छू सको। जिससे आइसिस हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचती है तो क्या ये शुरुआत से ही चार्म नहीं था और जितनी भी चीजें मैंने इससे करवाई ये सब अपनी मनमर्जी से कर रहा था। और तब जाके आइसिस को याद आता है कि जब वो ने कहा था कि तुमको हल्की सी ताकत देने से मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बस हल्का सा बोर ही रहता हूँ, शायद से मुझे कुछ मजा आ जाए। जिसका मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक्टिंग कर रही थी या नहीं, ये सब कुछ बस इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको मजा आ रहा था। मतलब इसने शुरुआत से ही मुझे बेवकूफ बना के रखा। फिर आइसिस फिर से अपनी एक्टिंग करती है और रोते हुए वो से कहती है कि मैं तो ये सब मजाक कर रही थी, मेरा इसे कोई भी मतलब नहीं था।
हम दोनों तो जन्मों जन्मों के साथी हैं, मैं तो बस तुम्हारे साथ हल्का सा मजाक कर रही थी। लेकिन वो आइसिस को गले से पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है कि तुम यहाँ पे आ सको। इन हड्डियों को देखो जो कि तुमसे कई गुना ताकतवर है और इनका ताकत का लेवल एक गॉड के बराबर था, लेकिन बिना किसी दिक्कत के ये सभी मेरे हाथों से ही मारे गए। हर किसी को यही लगता है कि हम और बाप और बेटे दोनों यहाँ पे उन खजानों की रक्षा करते हैं जो कि टावर के अंदर है, लेकिन मैं और बाप बेटा इतने शक्तिशाली हैं तीनों रियलम के अंदर कि उन खजानों का हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपने मन के अंदर कहता है क्योंकि टावर के अंदर कोई ऐसा है जिसके लिए हम लोग अपनी जान देने को भी राजी हैं और वो पर्सन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तभी हम लोग देखते हैं टावर के ऊपर वो के फादर आते हुए कहते हैं, बेवकूफ लड़के, क्या तुम फिर से टावर के अंदर जाके उन्हें परेशान करने गए थे? वो के फादर की पावर एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि आइसिस को बस आने मात्र से ही उनकी मैजिकल एनर्जी महसूस होने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे वो के फादर आते हैं जो कि कहते हैं, इस बात को 100 साल हो गए हैं कि किसी ने टावर के अंदर जाने की कोशिश भी की हो। वो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जल्दी से उसे खत्म कर दो। लेकिन वो अपने फादर को बताता है कि मैंने ही टावर के अंदर गया था और मुझे ये लड़की काफी पसंद आई है और दूसरी मुझे एक वाइफ चाहिए। जिससे आइसिस अपने मन के अंदर सोचती है कि वो उसे नहीं मारेगा, इसीलिए अगर वो अपने चाम का इस्तेमाल करती है तब वो बाप और बेटे को आपस में भिड़वा के मौके का फायदा उठा सकती है। इसीलिए आइसिस फिर से अपनी एक्टिंग शुरू करती है और वो को फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन वो आगे से मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे वाइफ चाहिए, कोई कमीनी कुतिया थोड़ी ना। जिसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और आइसिस के सीने के अंदर अपना हाथ घुसा के उसके दिल को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा वादा इतना ज्यादा बेकार होगा। जिसके बाद वो आइसिस के ऊपर लात मार के उसे टावर के अंदर फेंक देता है और कहता है, अगर तुमने अच्छे से सेवा की होती तो तुम्हें शायद मैं टावर के अंदर ले जा सकता था। आइसिस अपने मन के अंदर सोचती है कि यही डीमन किंग की असली ताकत है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं कभी इसे उकसाती ही नहीं। लेकिन आइसिस को समझ में नहीं आता है कि वो असल में डीमन किंग को उकसाना क्यों चाहती थी। इसके बाद वो आइसिस के दिल को वहीं दरवाजे पे छोड़ता है और जाते हुए कहता है कि दोबारा वापस आने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो अंजाम इससे बुरा होगा। लेकिन आइसिस चिल्ला के रह जाती है कि मेरे पास वापस आओ, लेकिन दरवाजा उसकी आंखों के सामने ही बंद हो जाता है। आइसिस अपने मन में कहती है, क्या मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगी। मैं टावर के अंदर ही हूँ, मुझे बस यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेजर ढूंढना है जो मेरी पावर को फिर से मेरे पास लौटा सके, जिससे मैं टाइम को फिर से रिवाइंड कर सकूं। लेकिन उसी टाइम पे टावर के अंदर से कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं जो कि आइसिस को सूंघते हुए कहते हैं कि इससे पहले मैंने कभी भी इतना लजीज खाना नहीं सूंघा था। जिसके बाद वो आइसिस को इतना ज्यादा सूंघते हैं कि उसे दर्द होने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे टावर के ऊपर से कोई आता है और कहता है कि रुक जाओ, उसे खाना नहीं। आइसिस अपने मन के अंदर सोचती है, ये चमकती हुई रोशनी किसकी है कि यहाँ पे गॉड खुद आए हैं मुझे बचाने के लिए। और अब तुम लोगों की मुलाकात पूरी सीरीज की सबसे खूबसूरत वुमन से होने वाली है। वो पर्सन नीचे आते हुए कहता है, क्या तुम्हें वो लड़की हो जिसने मेरे छोटे वो का फायदा उठाने की कोशिश की? तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की और यहाँ तक चली आई, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। आइसिस अपने मन के अंदर सोचती है, मुझे इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? ये मैजिकल एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि पूरी दुनिया की शक्ति मेरे पास आ रही है। क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में वो ने बाहर बताया था? हम लोग देखते हैं कि वो लेडी और कोई नहीं, वो की मदर थी, जो कि आइसिस से कहती है कि जो कोई भी मेरे बेटे का फायदा उठाने की कोशिश करेगा उसके लिए डिवोर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं तुमको हमेशा के लिए नेदर वर्ल्ड में डालने वाली हूँ, जहाँ पे तुम हमेशा के लिए तड़पती रहोगी और अपनी गलतियों का पछतावा करती रहोगी। आइसिस अपने मन के अंदर सोचती है तो टावर के अंदर जो पर्सन है वो असल में वो की मदर है। वो की मदर आगे से अपने जंजीरों का इस्तेमाल करती है और आइसिस को वहीं पे कैद कर लेती है और उसे कहती है कि तुम एक औरत हो जो कि कुछ भी नहीं कर पाई, और पता नहीं तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम डेमन एम्परर को उंगली कर सकती हो। इसीलिए तुम अब लोनली वर्ल्ड के अंदर हमेशा अकेली रहोगी और तड़पती रहोगी। और एक और चीज मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि दोबारा कभी भी मेरे छोटे वो के ऊपर रिवेंज लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम इससे और भी ज्यादा बुरे होंगे। जिसके बाद वो की मदर ने आइसिस को हमेशा हमेशा के लिए लोनली वर्ल्ड के अंदर कैद कर दिया था और वहाँ पे 2 डीमन स्पिरिट को भी छोड़ दिया था जो उसको हमेशा टॉर्चर करती रहेंगी। और यही कहानी थी वो की पहले प्यार की। जिसके बाद आइसिस उन तीनों से कहती है, क्या तुमने देख लिया कि तुम लोग जिस इंसान को इतना ज्यादा पसंद करती हो वो कितना कठोर दिल और क्रूर है? अगर तुम तीनों उसके साथ रहती हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लिंगजू कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो क्या था, लेकिन तुम्हारे लालच की वजह से जो तुम्हारे साथ हुआ वो होना ही था। जिसके बाद वो आइसिस से कहता है कि 1 घंटा होने वाला है और अपने वादे के मुताबिक चुपचाप उन्हें जाने दो। लेकिन आइसिस आगे से कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को मानूंगी? तुम्हारी सारी मैजिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मैं शक्तिशाली बन चुकी हूँ, तो फिर मुझे इन सभी लड़कियों की चिंता क्यों होगी? मैं
मैं तो इन्हें मार देना चाहती हूँ। लिंगजू और बाइजी एक साथ कहती हैं, अगर हम दोनों अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोग कभी भी लिटिल मैन को बचा नहीं सकेंगे। जिसके बाद वो दोनों अपनी शॉर्ट को निकालती हैं और एक ही बार में अटैक करके आइसिस के जाल से आजाद हो जाती हैं। लिंगजू आइसिस से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिटिल मैन को इतना ज्यादा परेशान करने की, मैं तुम्हें मार दूंगी। आइसिस उन दोनों से कहती है, ये तो कमाल की बात है कि तुम मेरी चेन्स को तोड़ने में कामयाब हो गई, इसीलिए तुम लोगों को इंसानों की रेस की एक मास्टर समझा जा सकता है, लेकिन अगर तुम लोग अभी के लेवल पे मेरे साथ फाइट करोगे तो सिंपली अपनी मौत को दावत दे रही हो। जिसके बाद आइसिस उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, जो पावर मैंने डीमन एम्परर से अभी एब्जॉर्ब की है वो क्या कर सकती है मैं ये देखना चाहती हूँ। जिसके बाद आइसिस अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करती है और लिंगजू और बाइजू के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे लिंगजू और बाइजू के ऊपर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करने लगती है। म्यू उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों सावधान रहो नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। मूली अपने मन के अंदर सोचता है कि ये ताकत इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इसका एक ब्लो पूरी धरती को चीर सकता है, पता नहीं उन दोनों के साथ क्या होगा। उसी टाइम पे हम लोग वो को देखते हैं जो कि आइसिस के टेंटिकल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और कहता है कि 1 घंटे तक मैंने तुम्हें अपनी पावर को एब्जॉर्ब करने दिया और मैंने अपने वादे को पूरा किया है, अगर तुम अपने वादे को पूरा नहीं करती हो तो फिर मैं खुद उनकी जान बचा सकता हूँ। आइसिस आगे से कहती है कि अगर वो बिजली उनके ऊपर गिरी तो वो तुरंत ही मारे जाएंगे। मैंने करीब आधे घंटे से तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है कि तुम उन्हें बचा सको। हम लोग देखते हैं कि वो अचानक से उनके करीब ही आ जाता है, जिसको देख के आइसिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो आइसिस के ऊपर अटैक करता है, जिससे आइसिस पीछे जाके गिरती है। आइसिस अपने मन के अंदर सोचती है कि ये क्या हो रहा है, वो फिगर यहाँ पे कैसे आ गया। हम लोग देखते हैं कि वो उन दोनों के करीब आ चुका था। बाई वो से कहती है, हस्बैंड क्या तुम ठीक हो? लिंगजू लिटिल मैन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो उन दोनों से कहता है, वाइफ्स आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई हो, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम आराम से साइड में बैठ जाओ और चुपचाप देखो कि आगे क्या होने वाला है। आइसिस वो से कहती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी एनर्जी बची हुई है कि तुम मुझे नॉकआउट कर सकते हो, या फिर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं और तुम उनकी जान बचाने के लिए अपनी पावर को एक्सप्लोड भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आइसिस की पावर की वजह से वहाँ पे बिजलियां गड़गड़ाने लगी थी। वो अपने मन के अंदर सोचता है, एक अजीब ताकत के साथ पैदा होना, ऊपर से सातों रियलम के अंदर पैदा होने के बाद उनके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, जिसके बाद मेरी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आइसिस किस लेवल पे है, लेकिन उसे आसानी के साथ हराया नहीं जा सकता है। जिसके बाद आइसिस अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वो से कहती है, तुम्हारी मदर ने मुझे लोनलीनेस के अंदर डाला था और मुझसे कहा था कि मैं वापस कभी ना आऊं, लेकिन अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी मदर देखें अपने बेटे को हारते हुए। वो आगे से आइसिस से कहता है कि अगर मेरी मदर ने तुमसे कुछ कहा था तो फिर तुम्हें सुनना चाहिए था, वो तुम्हारे भले के लिए ही होता। तुम्हारी मदर ने कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकती हूँ, अब मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी मदर कैसा चेहरा बनाती है। इसके बाद आइसिस अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, तब उसकी एनर्जी से वहाँ पे कई सारे स्नेक्स बन जाते हैं जो कि वो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। आइसिस वो से कहती है, अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पे हरा देती हूँ तो फिर हजारों सालों से जो नफरत मेरे अंदर है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन वो आगे से मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी मॉम ने काफी अच्छे से तुम्हें समझाया था कि तुम्हें दोबारा वापस नहीं आना है, तो फिर तुम्हें उनकी बात अच्छे से समझनी चाहिए थे और दोबारा मुझसे इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए थी। तभी आइसिस के पास मूली आता है जो कि आइसिस को बधाई देता है कि उसने अपनी कल्टीवेशन को 7 किलिंग रियलम तक ले जा सकी है और वो अभी पीछे हट रहा है, जिसका मतलब ये है कि आइसिस आसानी के साथ वो को यहीं पे मार सकती है। मूली आइसिस से कहता है कि अगर आप उसे यहीं पे मार सकती हैं तो फिर हम लोग अपर रियलम में जाके ऊपर के जितने भी थ्रोन है उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं और वहाँ के एम्परर बन सकते हैं। आइसिस कहती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो चीज मुझे चाहिए होगी वो मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी। डीमन एम्परर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मैं उसे मार दूंगी। इसके बाद मैं युआन रियलम के अंदर जाऊंगी और उसके फादर और उसकी मदर से अपना हिसाब किताब बराबर करूंगी। इसके बाद टावर ऑफ बेबल मेरा हो जाएगा। जिसके बाद आइसिस मूली से कहती है कि अगर हम लोग क्लाइमेक्स तक आ ही चुके हैं इसीलिए तुम उस ट्रिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो जिसको मैंने तुम्हें काफी सालों पहले बताया था। मूली आगे से उस टेक्निक का यूज करते हुए कहता है कि आपने जो मुझे ऑरेकल्स सदियों पहले दिए थे मैंने उनको काफी टाइम पहले ही एग्जाम कर लिया था और उनसे ये चीजें बनाई हैं।
फिर हम देखते हैं कि जब मूली उन ओरेकल्स का यूज करता है तब जमीन को चीरते हुए एक टाइगर बीस्ट जो कि पपेट था वो बाहर निकलता है। मूली बताता है कि उसने अपनी सदियां लगा दी थी इन 4 तरह के टाइगर बीस्ट को बनाने में और इनके पास इतनी ताकत है ये इंपीरियल सिटी को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइसिस कहती है मैंने तुम्हारी एनर्जी आधी से ज्यादा ले ली है। जिसके बाद मूली के यहाँ पे 4 टाइगर हैं जो कि इंपीरियल सिटी को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि मैं तुमसे इतनी आसानी के साथ तो नहीं हारूंगी और तुम्हारे हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम उन 3 लोगों को नहीं बचा सकते हो। वैसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे मारते वक्त तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगा था, लेकिन मुझे लग रहा है क्यों ना तुम भीख मांगो, शायद से अगर तुम भीख मांगते हो तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ जाए और मैं तुमको छोड़ दूंगी। लिंगजो कहता है जैसा कि उसने कहा उसने वो की आधे से ज्यादा मैजिकल एनर्जी को सोख लिया है और यहाँ पे ऐसे 4 बेस्ट है जो हमें एक झटके में मार सकते हैं। हम लोग आखिर में डेड एंड पे खड़े हुए हैं। वाई कहती है अब मुझे समझ में आ गया है कि डीमंस भी 2 तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पास भी एक डीमन हस्बैंड होगा जो मेरी इतनी चिंता करेगा। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां एक साथ वो से कहती हैं कि हमारी चिंता छोड़ो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन आइसिस आगे से पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि मेरे पास ये मौका आया है कि मैं अब यहाँ पे जीत सकती हूँ, इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे इस मौके को जाने नहीं दूंगी। लेकिन वो आगे से कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ पे जीतने वाली हो? क्या मैंने शुरुआत में ही नहीं कहा था कि तुम सिर्फ 1 घंटे तक मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हो, इसीलिए मेरे पास कुछ तो एनर्जी बची ही होगी ना। आइसिस कहती है कि मैंने आधे घंटे से ज्यादा तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और वैसे भी तुम्हारी आवाज जो है वो कांप रही है, तो फिर तुम्हें इस तरह से मुझे प्रवोक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो आगे से आइसिस से कहता है कि तुमने मुझे चैलेंज किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, अगर तुम्हारे पास और कोई छुपी हुई ट्रिक बची है तो उसको यूज कर लो, नहीं तो आगे जो होने वाला है उसके बाद तुम उसे यूज नहीं कर पाओगी। जिसके बाद वो वहाँ पे मैजिकल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपनी वाइफ से कहता है कि चिंता ना करो, ये बस छोटा सा सीन है, जल्द ही चला जाएगा। हमें पता चलता है कि वो ने वहाँ पे एक गेट खोला था जहाँ से जी पूरी डीमन आर्मी को लेके बाहर निकलता है और कहता है अच्छा ये वो लोग गद्दार हैं जो कि डीमन एम्परर के खिलाफ गए थे और हम लोगों को इन्हें मार देना है, बस इतना ही काम है ना एम्परर। वो आइसिस पूरी स्क्वाड को देख के काफी हैरान हो जाती है और तब उसके मन के अंदर वो की मदर के कहे गए वर्ड्स सुनाई देने लगते हैं और अब जाके आइसिस को वो की मदर के शब्द समझ में आते हैं कि मेरे बेटे से दोबारा पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहता है तुम सभी लोगों को मार सकते हो लेकिन उस कमीने मूली को छोड़ दो, मेरा भतीजा एम्परर है और वो उसके साथ प्रैक्टिस करेगा। हम लोग मूली को देखते हैं और उसको जैसे ही वो के शब्द सुनाई देते हैं तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मूली को इतना डर लगने लगता है कि अगर वो सोचता है कि अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं यही की यही मारा जाऊंगा। वो जी से कहता है तुम समझ गए हो ना कि तुम्हें क्या करना है, ज्यादा परेशानी तो नहीं है। जी आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आइसिस वो से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अकेला बंदा इन 4 टाइगर बीस्ट को संभाल लेगा जो कि इतने शक्तिशाली है कि इंपीरियल सिटी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? लेकिन वो आइसिस से कहता है तीनों रियलम के अंदर एक रूल होता है जो एशियन टाइम से चला आ रहा है, अगर तुम डीमन किंग से कुछ लेते हो तो तुम्हें उसके बदले में या तो झुक के शुक्रिया कहना चाहिए या फिर उसके बदले में कुछ देना चाहिए। तुमने आधे घंटे तक मेरी एनर्जी को वापस लिया है, लेकिन क्या तुम्हें समझ में आया है कि तुम उसको पे बैक कैसे करने वाली हो? जी आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ को पंगा लेना ही था तो फिर तुम किसी और के साथ भी ले सकते थे, तुम्हें डीमन एम्परर को उंगली करने की क्या ही जरूरत थी? आइसिस अपने मन में सोचती है कि ये अकेले ही इन 4 बीस्ट के साथ फाइट करने वाला है जो कि टियान युआन रियलम के सबसे शक्तिशाली बीस्ट है। मुझे नहीं लगता है कि ये अकेले इनके साथ फाइट कर सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक टाइगर बीस्ट वो की टीम के ऊपर अटैक करता है और बाकी 3 एक साथ जी के ऊपर अटैक करते हैं। आइसिस जी से कहती है मुझे लगता है कि तुमने अपनी कैपेबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही आंक लिया है, इसीलिए आगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जी आगे से अपनी मैजिकल पावर को रिलीज करता है और मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अपनी गंदी हरकतों के साथ मुझे हरा सकती हो? और जी की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने अकेले ही वहाँ पे जितने भी डिमोनिक बीस्ट थे उन सभी को एक ही बार में हरा दिया था। जिसको देख के आइसिस काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि डीमन एम्परर के नीचे जितने भी डीमंस काम करते हैं उन सभी के पास ऐसी ताकत होती है जो पूरी डीमन आर्मी को बस एक ही झटके में हरा सकते हैं। जिसके बाद जी पीछे हट जाता है और वो से कहता है कि तुमने जो काम दिया था वो खत्म हो चुका है। वो कहता है अच्छी बात है, चलो अब वापस चले जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन हम लोग आइसिस को देखते हैं जो धीरे धीरे थकने लगती है और अपने मन के अंदर सोचती है अगर एक डीमन के पास ऐसी ताकत हो सकती है तो उस वो के पीछे तो अभी पूरी स्क्वाड खड़ी है, पता नहीं उनके पास कैसी ताकतें होंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं यहीं पे मारी जाऊंगी और मुझे दोबारा रिबॉर्न होने का मौका नहीं मिलेगा। मूली आइसिस से
कहता है कि मैं उस डेविल के साथ फाइट करने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप मौका देख के यहाँ से खिसक लीजिए। लेकिन उसी टाइम पे आइसिस को काफी तेज दर्द होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो एनर्जी है वो फटने वाली है और उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाएंगे। आइसिस अपने मन के अंदर सोचती है कि मेरे साथ हो क्यों रहा है, क्या उस एनर्जी की वजह से हो रहा है जो मैंने वो से एब्जॉर्ब की थी। मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे बदलने की, ताकि मैं तीनों रियलम के अंदर ताकतवर हो सकूं। जी बताता है कि डिमोनिक एनर्जी कोई भी मॉर्टल वर्ल्ड का बॉडी झेल नहीं सकती है। कुछ ही देर में आइसिस की बॉडी फट जाएगी और उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वो आइसिस से कहता है, क्या तुम्हें अब समझ में आया कि मैंने क्या कहा था कि तुम रीपे कैसे करोगे जो एनर्जी तुमने मुझसे ली है। इसके बाद आइसिस इतना दर्द में होती है कि वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं तो बस तीनों दुनियाओं के ऊपर कॉन्कर करना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली पर्सन बनना चाहती हूँ। जिसके बाद आइसिस वो के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम हर बार जीतना क्यों चाहते हो। हम लोग देखते हैं कि आइसिस जल्दी से आगे बढ़ते हुए सोचती है कि अगर वो एक बार वो को हरा देती है तो उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे एक हाथ आगे बढ़ता है जो कि आइसिस को पकड़ लेता है। मूली पीछे से चिल्ला के कहता है, लेडी आइसिस वो डीमन एम्परर की असली बॉडी है। वो आगे से कहता है, आइसिस तुम्हें पता है कि तुम हर बार क्यों हारती हो। चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ तुम्हारे मरने से पहले, क्योंकि तुम शुरुआत से ही गलत अपोनेंट को पकड़ लेती हो हराने के लिए। तुम हमेशा उसे अपना अपोनेंट बनाती हो जो तुमसे इतना शक्तिशाली है कि वो सोचते सोचते ही तुम्हें हरा सकता है। हम देखते हैं कि वो ने वहाँ पे अपने अवतार का यूज किया था और अपनी असली बॉडी बना ली थी जो कि वो की मैजिकल एनर्जी से बनी हुई थी। वो ऐसे से कहता है कि तुमने ताकत पाने के लिए हर वो एक चीज की है जो तुम्हें चाहिए थी और तुमने उस ताकत को पा भी लिया, इसलिए अब तुम मेरे हाथों से मरोगी और ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। इसके बाद वो की डिमोनिक बॉडी आइसिस को दबाती है तो उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। वो आइसिस से कहता है कि अब तुम शांति के साथ इस दुनिया से अलविदा कह सकती हो। मूली आइसिस से कहता है कि डिमोनिक एनर्जी अभी भी आपकी बॉडी में घूम रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। लेकिन मूली अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी बॉडी का हर एक सेल किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जी हंसते हुए कहता है, बड़ा आया मदद करने चला था, ये आपके प्रेशर से इतना ज्यादा डर गया है कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। वो कहता है, अगर तुमने शांति के साथ उन लड़कियों के स्पिरिट एसेंस को छोड़ दिया होता तो मैं शायद तुम्हारी जान ना लेता, लेकिन अब इसके लिए देर हो गई है। आइसिस कहती है, क्या मैं सच में यहाँ पे बुरी तरीके से मरने वाली हूँ? लेकिन सबसे पहली बात, मैं पावर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हूँ? असल में मैं बाकियों डीमन की तरह हूँ ही नहीं, मैं बाकियों से काफी अलग हूँ। मेरा पैदा होना ही इस दुनिया के लिए एक गलत चीज थी। मैं हमेशा से ही बुली की जाती थी, मुझे हमेशा से परेशान किया जाता था। जब भी मुझे मार दिया जाता मैं दोबारा रीबॉर्न होती और दोबारा बुली किया जाता और ये साइकिल हमेशा से चलता रहा। परेशान किया जाता, मारी जाती, रीबॉर्न हो जाती। लेकिन सदियों तक सोचने तक और इस दुनिया के आखिरी कोने तक ट्रेवल करने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी जिंदगी का इस दुनिया में असली महत्व क्या है, कि मैं भी उनके साथ वही कर सकती हूँ जिन्होंने मेरे साथ वो सब किया है। मैं इस दुनिया में ताकतवर बनना चाहती थी, मुझे इस दुनिया की हर एक चीज चाहिए थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सुनने में कितना अविश्वसनीय लगे, लेकिन किसी भी कीमत पे मैं अपना गोल अचीव करके रहूंगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना ऊंचाइयों तक चढ़ जाती हो, लेकिन एक टाइम बाद तुम्हें फिर से नीचे गिरना ही होता है। अगर मैं उस टाइम पे रुक जाती, अगर मैंने उस टाइम पे अपने इस गोल को छोड़ दिया होता तो मैं शायद आज डीमन एम्परर की वाइफ होती और खुशी खुशी उसके साथ रह रही होती और शायद इसका अंत ऐसे ना हुआ होता। जिसके बाद आइसिस फिर से अपने होश में आती है और कहती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मुझे इस बात का पछतावा करने की क्या जरूरत है। मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। अगर मेरे साथ सब कुछ खत्म होके दगने ही वाला है तो फिर मैं पूरी ताकत से एक्सप्लोड होंगी और अपने साथ सभी को ले डूबूंगी। म्यू कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करने वाली है, लेकिन उसने करीब 2000 स्पिरिट एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद उसने हस्बैंड की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किया है। इसके बाद आइसिस अपने मैजिक के साथ ओवरफ्लो होने लगती है और कहती है, इस मैजिक पावर के साथ मैं पूरे कॉन्टिनेंट को अपने साथ उड़ा लूंगी। अगर वो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ तो मैं उन लड़कियों को चोट पहुंचाऊंगी जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारी हूँ और मैं उन्हें एक अच्छी एंडिंग जरूर दूंगी। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली होगा कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को अपने अंदर निगल लेगा। इसीलिए वो आइसिस से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी प्यारी वाइफ्स को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो की डिमोनिक बॉडी अपना मुंह खोलती है और वो आइसिस को अपने अंदर निगल जाती है और हम लोग देखते हैं कि मूली की सबसे कीमती चीज उसकी आंखों के सामने ही मिट जाती है और वो उस जगह पे खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, लेकिन डिमोनिक बॉडी ने एक्सप्लोजन की जितनी भी एनर्जी थी उसको अपनी एनर्जी में बदल दिया और उसे एब्जॉर्ब कर लिया। जिसके बाद वो आइसिस को अलविदा कहता है और कहता है कि अब सब कुछ खत्म हुआ। म्यू कहती है, अच्छा हुआ हस्बैंड यहाँ पे थे, नहीं तो एक्सप्लोजन के चलते हमारे साथ साथ पूरा कॉन्टिनेंट ही तबाह हो जाता। और जब वो पीछे मुड़
होकर देखता है तब उसकी तीनों वाइफ उसे पूछती हैं क्या तुम्हें चोट लगी है, अगर तुम चाहो तो मैं हीलिंग टेक्निक का यूज करके तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। लेकिन वो उनसे कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम में से कोई रिवॉर्ड के तौर में मुझे गले लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। जिस पे उसकी तीनों वाइफ दौड़ते हुए जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। फिर हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि वो के मन के अंदर लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे थे और शॉर्ट टेक्निक को सीख रहे थे। एम्परर अपने मन के अंदर सोचते हैं अगर मेरे अंकल यहाँ पे ना आते तो मैं कभी भी इस शॉर्ट टेक्निक को सीख ना पाता। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस शॉर्ट टेक्निक को सीखना होगा ताकि मैं अपनी प्यारी बेटी का बदला ले सकूं। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि डिमोनिक एनर्जी उनके ऊपर हावी होने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे वो जल्दी से आगे बढ़ता है और सारी चीजों को संभाल लेता है और एम्परर को फिर से होश में ले आता है और उनसे कहता है कि सही टाइम पे मैंने तुम्हारी स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो तुम्हारी जान तुरंत जा सकती थी। वो एम्परर से पूछता है क्या तुमने वो सारी टेक्निक सीख ली जो मैंने तुम्हें बताई थी। एम्परर आगे से कहता है अंकल मैंने सिर्फ 2 टेक्निक सीखी है और आधा पोस्चर सीख लिया है। बाय जैसे ही सुनती है एम्परर वो को अंकल बुला रहा है तो वो काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद एम्परर वो से कहता है कि एक्सेस कहाँ पे है, बातों का टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं उसके साथ फाइट कर सकता हूँ, उसे यहाँ पे लेके आओ। लेकिन वो एम्परर से कहता है कि उसका खेल तो मैंने कब का खत्म कर दिया था, पीछे एक चूजा पड़ा है, तुम उसके साथ मस्ती कर सकते हो अगर करना चाहो, वैसे मैंने उसे अभी तक मारा नहीं है, बस थोड़ा सा शॉक दिया है। हम लोग पीछे की तरफ मूली को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए थे जब उसने लेडी आइसिस की मौत देखी थी। इसीलिए वो सारा ब्लेम म्यू के ऊपर डालने लगता है कि अगर म्यू वो को उसकी फैमिली मेंशन में लेके न आती तो ये सारी चीजें शुरू ही ना होती। जिसके बाद मूली दौड़ते हुए जाता है और वो डायरेक्ट म्यू के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि कमीनी ये सब तेरी वजह से हो रहा है। वो जैसे ही देखता है कि उसके थर्ड वाइफ के ऊपर अटैक होने वाला है तो वो तुरंत अटैक करने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि म्यू की मदर जाग उठती है और वो जल्दी से उनके बीच में आ जाती है, जिससे जो अटैक म्यू के ऊपर होने वाला था वो उसकी मदर के सीने के ऊपर होता है और वो काफी घायल हो जाती है। लेकिन म्यू की मदर मूली से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर दोबारा हाथ उठाने की, अब मैं तुम्हें वो सब करने नहीं दूंगी जो तुम किया करते थे। जिसके बाद म्यू की मदर मूली की गर्दन के ऊपर अटैक करती है और उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर देती है और मूली का किस्सा यहीं पे खत्म होता है, अब वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। इसके बाद म्यू को भी पता चल जाता है कि उसकी मदर उसके पास आ गई है। लेकिन म्यू की मदर की जो चोटें थी वो ज्यादा घायल होने की वजह से वो तुरंत बेहोश हो जाती है। म्यू की मदर म्यू से कहते हैं कि अब मैं मूली के कंट्रोल से पूरी तरीके से आजाद हो चुकी हूँ, इसीलिए शांति से मर सकती हूँ। जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। म्यू अपनी मदर से कहती है इतने सालों के बाद मिलने से मैं आपको दोबारा मरने नहीं दूंगी। जिसके बाद म्यू रोते हुए वो से कहती है कि तुम्हारे पास तो इतनी ज्यादा ताकत है, क्या तुम मेरी मदर को फिर से जिंदा नहीं कर सकते हो? मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनसे दोबारा अलग हूँ। लेकिन वो म्यू से कहता है कि मैं पपेट्स के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ और वैसे भी डेटा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी जो मुझे नहीं आती है, और तुम्हारी मदर और ज्यादा फायर टाइप की नहीं है और मुझे ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं पता है जिसको एब्जॉर्ब करके इनको फिर से जिंदा किया जा सके। एम्परर वो से कहता है कि शायद हमारे पास इंपीरियल डॉक्टर होते तो मैं कुछ कर सकता था और शायद वो ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन वो अपने नेफ्यू से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, इंपीरियल डॉक्टर के पास इतना टैलेंट नहीं होगा कि वो म्यू की मदर को फिर से ठीक कर सके। जिससे म्यू का रोना धोना फिर से शुरू हो जाता है और वो और जोरों से रोने लगती है और वो अपनी थर्ड वाइफ को इस तरह से रोते हुए देख के उदास हो रहा था। इसीलिए वो बाई से पूछता है क्या यहाँ पे कोई चमत्कार हो सकता है। बाई कहती है इंपीरियल के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो ये कर सकता है। एम्परर पूछते हैं कौन है वो पर्सन, क्या बता सकती हो। बाई कहती है इस केओस के टाइम पे भी कोई ऐसा पर्सन है जिसने एम्पायर के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उनको अपने बलबूते पे रक्षा के तौर पे सुरक्षा दी है और उसके यूनिक टैलेंट की वजह से इंपीरियल डॉक्टर भी उसको अपना डिसाइपल बनाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं और पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि म्यू की मदर को ठीक कर सकता है और वह डॉक्टर रुआन वेसुई। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि कैपिटल के अंदर ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास ऐसा टैलेंट है, शायद से उनसे मिलना जरूरी ही होगा। म्यू वो से कहती है कि अब उसकी मदर की जिंदगी वो के हाथों में टिकी हुई है क्योंकि रुआन को मना पाना काफी मुश्किल काम होता है और कई सारे लोग इसको मनाने में नाकाम रहे हैं। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक म्यू खुश रहती है तब तक वो को ज्यादा काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए वो अपनी थर्ड वाइफ के लिए कुछ भी करने को राजी होता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था तब जी उसके रास्ते में आता है और कहता है कि आपको फिर से वापस चलना होगा। वो इसके लिए मना कर देता है तो जी उससे कहता है कि यहाँ पे 2 शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। पहली शर्त ये थी कि वो को अपनी कल्टीवेशन को सील करके रखना होगा जिससे ज्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो एक डीमन एम्परर है। दूसरी शर्त ये थी कि ज्यादा लोगों को पता चल चुका है कि वो एक एम्परर है, इसीलिए उनकी मेमोरी मिटानी पड़ेगी क्योंकि एम्परर वो का नेफ्यू है और म्यू आधे डीमन और आधे इंसान है, इसीलिए उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी बची बाई और लिंगजो वो इंसान है, इसीलिए जी ने उनके मन के अंदर से वो की जितनी भी मेमोरी थी उन्हें मिटा दी है। अब वो बस उनका एक हस्बैंड रह गया है और कुछ भी नहीं। लेकिन वो इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है कि जी ने उसकी प्यारी वाइफ के ऊपर हिप्नोटिज्म इस्तेमाल किया, इसीलिए
इसलिए वो जी को आदेश देता है कि वो वापस युआन रियलम के अंदर जाए और वहाँ पे जाके 100 कोड़े खाए, जिसके लिए जी मान जाता है। जिसके बाद वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे रुआन रहती है और सभी लोगों का इलाज करती है। वो वहाँ के माहौल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे रुआन के अंदर और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगती है। जिसके बाद वो की नजर रुआन के ऊपर पड़ती है जो किसी का इलाज कर रही थी और रुआन इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वो को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो कहता है यही मेरी बनेगी 4th वाइफ और कोई भी नहीं। तभी वो के पीछे सौकी आता है जो कि यहाँ पे काफी टाइम से काम कर रहा था। सौकी वो को बताता है कि मिस रुआन किसी भी ऐरे गहरे से नहीं मिलती है, फिर वो चाहे एम्परर हो या फिर जो कोई भी, वो सिर्फ अपने पेशेंट को ही टाइम देती है और उनका इलाज करती है। इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ता है और एक भारी भरकम चाकू उठा के अपने हाथ को काटता है और रुआन की तरफ भागते हुए कहता है कि मेरी जान बचा लो। जिसके बाद वो खिसकते हुए रुआन के पास जाता है और कहता है 4th वाइफ प्लीज मेरी जान बचा लो। लेकिन रुआन वो से पूछती है तुम कौन हो। लेकिन जब रुआन वो के जो चोट थी उसको देखती है तब उसे पता चल जाता है कि वो ने अपना हाथ जानबूझ के काटा है। इसीलिए रुआन वहाँ से जाते हुए कहती है कि डॉक्टर उन लोगों को ठीक नहीं करते हैं जो अपने हाथों को अपने हाथ से काट लेते हैं। लेकिन वो को ठरक चढ़ने लगती है रुआन की खुशबू सूंघ के, क्योंकि वो काफी कमाल की थी, जिससे वो अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है जहाँ पे रुआन वो से कह रही थी डार्लिंग मेरे पास आओ। लेकिन रुआन वहाँ से जाते हुए वो से कहती है कि हमें दोबारा परेशान मत करना, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हमें भी बहुत लोगों की जिंदगी बचानी है। और वो रुआन की स्किल को देख के काफी इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि चोट को सब कुछ देख के बता पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे पेशेंट थे जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन रुआन वहाँ पे अकेली थी और वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। वो कहता है वहाँ पे कई सारे पेशेंट हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन रुआन काफी बिजी लगती है। सौकी बताता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे मिस रुआन हमेशा मुलाकात करती है, इसीलिए ये उनके लिए कोई मुसीबत भरा काम नहीं होगा। जिसके बाद हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करती है, जिसकी मदद से रुआन कई सारे पेशेंट को अकेले ही ठीक करने की कोशिश करने लगती है। उसकी जूनियर उसे बताती है कि उसे इस टेक्निक का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी ही बेहोश हो जाएगी और संभाल नहीं पाएगी। लेकिन रुआन इसके बावजूद अपने ऊपर जोर देते हुए उस टेक्निक को परफॉर्म करते रहती है। उसी टाइम पे वो आगे बढ़ता है जो कि रुआन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से सपोर्ट करता है, जिससे रुआन सक्सेसफुली उन सभी पेशेंट को ठीक कर पाती है और ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो रुआन से कहता है कि तुम इस तरीके के साथ ज्यादा टाइम तक ज्यादा लोगों को नहीं बचा सकोगी। रुआन कहती है कि अगर तुम्हारे जैसे यंग मास्टर यहाँ पे आते रहेंगे तो मैं हर किसी को बचा पाऊंगी। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम हर किसी को बचा सकती हो, जिससे रुआन काफी खुश हो जाती है और पूछती है क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है। वो आगे से बताता है ग्रीन ईगल का एग अगर हमें मिल जाता है तो इससे काम बन जाएगा, क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पे चलना चाहोगी। रुआन इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो शर्माते हुए वो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी वाइफ ना बुलाओ, जिसके लिए वो कहता है ठीक है मेरी प्यारी वाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपनी 4th वाइफ के साथ ट्रिप पे चला गया था ग्रीन ईगल एग को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी, रुआन ने तो सुन तो रखा था कि ग्रीन ईगल एग का यूज करके लोगों को बचाने के लिए एक टेक्निक होती है, लेकिन रुआन को इस बात के ऊपर शक था कि वो अपनी एबिलिटी के साथ उसे कंप्लीट कर भी पाएगी या नहीं। और उससे बड़ी बात तो यह थी कि ऐसा माना जाता है कि ग्रीन ईगल बर्ड एक ऐसे टापू की चोटी पे रहता है जो जहाँ से अलग होता है, और सबसे बड़ी बात वहाँ के अंडे को पा पाना नामुमकिन है। ऐसा माना जाता है कि 5 सुप्रीम मास्टर एक साथ गए थे ग्रीन ईगल एग को लेने के लिए, लेकिन वो पांचों के पांचों मारे गए। और सबसे बड़ी बात, ग्रीन ईगल बर्ड कभी भी किसी अनजान लोगों को अपने टेरिटरी के अंदर घुसने ही नहीं देता है। और यहाँ पे सिर्फ 2 लोग थे जो कि अपनी यंग रियलम पे हैं और वो कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो अपनी 4th वाइफ से कहता है कि चिंता न करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं किसी भी तरह से ग्रीन ईगल एग को अपने पास लाके रहूंगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुआन वो से कहती है कि तुम तो अपनी यंग रियलम पे हो, तुम क्या ही कर लोगे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्लाउड अकेडमी के कई सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो लोग बताते हैं कि उन्हें पता चला था कि ग्रीन ईगल बग प्रेग्नेंट है और जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तब वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। इसीलिए अगर तुम लोग भी उस ईगल के पीछे पड़े हो तो हमारे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारे मास्टर उस ग्रीन ईगल एग के फेदर का इस्तेमाल करके एक कोड बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी होने वाली वाइफ को दे सके। वो रुआन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि चिंता न करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। रुआन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो हमेशा नटखट होता है, लेकिन इसके बावजूद जब जिम्मेदारी की बात आती है तब ये कभी भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन वो मन ही मन हंसते हुए कहता है कि ये कमीने तो सच में कमाल के हेल्पर निकले, इनकी मदद से मेरी तो किस्मत खुल गई। वहीं पे उन लोगों का प्लान ये था कि वो लोग वो को ठिकाने लगा के रुआन के साथ मजे करेंगे, लेकिन वो इनकी बातों को सुन लेता है और उसको काफी तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने डिमोनिक ऑरा को रिलीज करने लगता है। वो रुआन से कहता है ऐसा लगता है कि इन लोगों
लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है, लेकिन ये लोग फिर भी हमें रोक नहीं पाएंगे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो का जो डरावना फिगर था वो एक बंदे के ऊपर अटैक करने वाला था, क्योंकि वो बंदा कह रहा था ऐसा लगता है कि तुम्हारी अकल घास करने गई है जो तुम अभी भी हमें हल्के में ले रहे हो। लेकिन उसी टाइम पे उनका मास्टर आगे बढ़ता है जो कि उस बंदे को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ पे चलो, क्या तुम उस डरावने भूत वाले फिगर को मेरे पीछे नहीं देख सकते हो। और वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं अपने रियलम के साथ जितनी बेहतरीन हो सके उतनी बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ इस बंदे को उस बंदे से बचाने की कोशिश करने में। लेकिन उसका जूनियर उसे कहता है मास्टर आप मुझे मार क्यों रहे हैं। लेकिन वो बंदा उसे कहता है क्या तुम मुसीबत में पड़ना चाहते हो इसीलिए चुपचाप मार खाओ। वहीं पे पीछे से वो उन दोनों से कहता है कि अभी भी कोई मरना चाहता है। जिसके बाद वो मास्टर वो को आगे से रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि उसने तुम दोनों को निराश किया था और मैंने उसे सजा दे दी है, इसीलिए वो जो डिजर्व करता था उसे मिल गया है। हमें पता चलता है कि ये क्लाउड एकेडमी के एल्डर हैं जो कि अपने जुआन रियलम पे हैं और इनका नाम टैन है, जो कि वो से कहते हैं कि वो अंडा फिर भी आपको दिया नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम दोनों अपनी एबिलिटी के बलबूते पे उस अंडे को हासिल करें। इसके बाद वो मास्टर जल्दी जल्दी में वहाँ से खिसकने लगता है। उसके डिसाइपल उससे पूछते हैं कि आप यहाँ से क्यों खिसक रहे हैं, हमें तो अभी उसे मजा सिखाने की जरूरत है। लेकिन टैन उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग बेवकूफ हो गए हो, अगर तुम लोग वापस जाते हो तो फिर तुम मेरे डिसाइपल नहीं रहोगे, तुम लोग सिर्फ मौत का इंतजार करोगे अगर तुम लोग पीछे जाओगे। क्या तुम लोग उस भूत के दो हाथ नहीं देख सकते हो जो हमारी तरफ लटक रहे हैं। मैं यहाँ पे उस कोड को लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं कैंगलैंड एकेडमी की एल्डर किंगमैन के साथ शादी कर सकूं, ना कि यहाँ पे मैं मरने के लिए आया हूँ। रुआन वो से कहती है कि हमें जल्दी करना चाहिए नहीं तो वो अंडा हमारे हाथों से निकल जाएगा। वो कहता है चिंता न करो मैं ये जल्दी खत्म कर लूंगा, उन्हें कभी भी वो अंडा नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग उसके काबिल ही नहीं है। जिसके बाद हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि उस पहाड़ की चोटी तक आ गए थे जहाँ पे वो ईगल रहता है, लेकिन नीचे की तरफ वहाँ पे उन लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी जो लोग ईगल का अंडा लेने के लिए आए थे। वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ईगल का अंडा लेने के लिए आए हैं, लेकिन इस जगह की हालत को देख के ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पे आता है वो सिर्फ अपनी जान गंवाने यहाँ पे आता है। हम लोगों को पता चलता है कि टैन ईगल के अंडे से इतना ऑब्सेसिव इसलिए है क्योंकि कैंगलैंड एकेडमी की जो एल्डर है किंगमैन, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि जो भी उनके लिए एक कमाल की चीज लेके आएगा और अपनी ताकत को साबित करेगा वो उनसे शादी कर लेंगे बिना किसी चीज के, भले ही वो चाहे बुढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, नाटा हो, मोटा हो या खोटा हो। इसीलिए टैन उस अंडे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको अब ये डर लगने लगा है कि वो भी इस मैदान जंग में उतर चुका है और उसको भी वो अंडा चाहिए, इसीलिए शायद वो भी मिस किंगमैन के साथ शादी करना चाहता है। जिसके बाद टैन अपने पास से एक तीर कमान निकालते हैं जिसको वो पहाड़ के ऊपर चलाते हैं और उसकी रस्सी का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ओडिन गियर की तरह पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग ऊपर जा रहे थे तब उन्हें ऊपर की तरफ से कुछ पंख आते हुए दिखते हैं। उन्हें शुरुआत में लगता है कि ये कोई भी घातक अटैक नहीं होगा, लेकिन अचानक से वो पंख उनके सीने के आर पार हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रीन ईगल उन लोगों से कहता है कि तुम ही वो लोग हो जो कि मेरा बच्चा लेने के लिए आए थे, लेकिन तुम लोग बस कचड़े हो। जिसे एल्डर टैन रोते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतना शक्तिशाली नहीं होना था। जिसके बाद वो लोग नीचे जाके गिरते हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि चोटी के ऊपर दो ग्रीन ईगल्स क्यों हैं। हम लोग देखते हैं कि फीमेल ईगल मेल ईगल के पीछे छुपी हुई बच्चे को अंडा दे रही थी और मेल ईगल उसके सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा था और इसी को ही प्यार कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मेल ईगल उन सभी लोगों को निगल जाता है और कहता है कि जो कोई भी मेरे बच्चे और मेरी वाइफ के पास आएगा मैं उसे निगल जाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रुआन और वो भी आ जाते हैं। वो कहता है कि वहीं पे वो लोग हैं, चलो जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। जिसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ता है और वो रुआन को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि वो अपनी एबिलिटी के साथ कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, इसीलिए रुआन को ही वो की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन रुआन शर्माते हुए वो को थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझे लगा था कि जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हें लोगों की चिंता थी, लेकिन तुम तो एक ठरके निकले। इसके बाद रुआन वो से कह देती है कि उसे वो की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही इस मिशन को पूरा कर लेगी। जिससे वो निराश होकर अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तीनों दुनियाओं का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हवस के चलते मैं इस तरह से अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगूंगा। जिसके बाद वो रुआन से कहता है कि अगर तुम ऊपर जाना चाहती हो तो फिर तुम चली जाओ, लेकिन मैं अकेले ही वहाँ पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपने आप को हेट करने नहीं दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो, इसीलिए मैं वो ईगल का अंडा लेने जा रहा हूँ ताकि तुम मेरी वाइफ बन सको। लेकिन रुआन शर्माते हुए कहती है कि उसे वो के कम लेवल से कोई भी दिक्कत नहीं है, बस वो को छूने नहीं देना चाहती है। लेकिन रुआन फिर भी वो को अपने साथ लेके जाएगी, बस वो को उसकी कमर को अच्छे से पकड़ना है और हिलना नहीं है। जिसके लिए वो तुरंत मान जाता है और वो रुआन को पीछे से पकड़ लेता है। जिसके बाद रुआन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उड़ते हुए चोटी तक जाने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे मेल ईगल उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। उसी टाइम पे हम लोग वो को देखते हैं जो कि रुआन की खुशबू सूंघ के दीवाना होते जा रहा था, लेकिन रुआन उन सभी फेदर को डॉज करते हुए टॉप पे चली आती है और जब वो दोनों ऊपर आ जाते हैं तब उन्हें इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है कि चोटी के ऊपर सच में दो ईगल्स हैं। लेकिन
लेकिन जब वो की नजर उनके अंडे के ऊपर पड़ती है तब वो अपने मन में सोचता है कि अंडे की हालत इतनी खराब क्यों है। फीमेल ईगल अपने हस्बैंड से कहती है कि जो कोई भी हमारे बच्चे की तरफ देखे उसकी जान निकाल लो, इन्हें जिंदा वापस जाने मत देना। जिसके बाद मेल वो के ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसे कहता भी है कि शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। लेकिन मेल शांत नहीं होता है तो वो उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे मेल पीछे जाके गिरता है। वो मेल ईगल से कहता है कि वो अंडा मुझे दे दो, मैं तुम्हें शांति से छोड़ दूंगा, इसीलिए मुझे बुरे तरीके से पेश आने की जरूरत नहीं है। फीमेल ईगल कहती है कि ये सच में ताकतवर है। वहीं पे मेल ईगल कहता है कि चिंता न करो, मैं बस केयरलेस हो गया था, मैं इसे संभाल सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि वो और मेल ईगल दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। वहीं पे फीमेल ईगल रुआन से कहती है कि मेरे अंडे को छूने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और इस बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम भागना चाहो तो भाग सकती हो, तुम्हें उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड के अटैक के बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन रुआन वहाँ से फिर भी नहीं भागती है और वहाँ पे डटी रहती है। इधर हम लोग फीमेल ईगल को देखते हैं जो वो के साथ अभी भी फाइट कर रहा था। वो उसे कहता है डियाओ शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या परेशानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर तुम फिर भी मेरे खिलाफ जाना चाहते हो तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमें पता चलता है कि मेल ईगल का नाम डियाओ किंग है। डियाओ वो को पहचान जाता है उसकी मैजिकल एनर्जी को देख के और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे खिलाफ जा सका, लेकिन मैं वो अंडा तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ। पिछले 10 सालों में मेरे पास कोई भी ताकत नहीं बची है और यहाँ तक कि मुझे बच्चा पैदा करने में भी तकलीफ हो रही है, और 10 सालों में मैंने जितनी भी मेहनत की है वो बच्चा उसका फल स्वरूप है, इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगा। वो डियाओ से कहता है ये बात तुम्हें चुभेगी, लेकिन शुरुआत में ही मुझे उस अंडे से कोई भी जीवन महसूस नहीं हुआ था, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। जिससे डियाओ काफी जोरों से चिल्लाने चीखने लगता है। वो उसे कहता है इतना निराश मत हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ डील करने के लिए आया हूँ। ये मेडिसिन देख रहे हो, मैं इसे टावर ऑफ बेबल से लेके आया हूँ। अगर तुम इसे खा लेते हो तो इससे तुम्हारी कल्टीवेशन तुरंत वापस आ जाएगी और तुम और ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे और तुम्हारी ग्लोरी तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाएगी और तुम 1 साल के अंदर ही एक अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हो जिससे तुम्हारा कपल खुश रहेगा। डियाओ आगे से पूछता है क्या ये सच है, जिसपे वो मुस्कुराते हुए कहता है क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डियाओ इस बात के लिए मान जाता है और वो को अंडा मिल जाता है और पीछे की तरफ दोनों कपल खुश हो जाते हैं। रुआन वो से पूछती है कि तुम्हें ये अंडा कैसे मिला और तुमने उसे मनाया कैसे। वो कहता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग एक जगह को देखते हैं जहाँ की जमीन को चीरते हुए एक पैलेस बाहर निकलता है और सभी लोगों को ये हेवनली पैलेस लगता है। जिसके बाद हम लोग वो को देखते हैं जो कि अभी भी रुआन के पैलेस के अंदर था, जहाँ पे रुआन सभी लोगों को ठीक कर रही थी और वहीं पे सौकी वो से कहता है कि अगर वो ग्रीन ईगल का एग लेके ना आता तो काफी सारे लोगों को मौत नसीब हो जाती, लेकिन वो की वजह से उन सभी लोगों की जान बच चुकी है। वो कहता है ह्यूमन रेस का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी वाइफ के लिए आया हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो काफी बोर था क्योंकि सभी वाइफ्स उसकी बिजी थी और वो अकेला बैठा काफी बोर हो रहा था। जिसके बाद सौकी वो को किनवेन के बारे में बताता है जो कि कैंगलैंड की एक एल्डर है। दरअसल कॉलेज ने उनके लिए एक कंपटीशन होल्ड किया है, जो कोई भी ताकतवर उन्हें इम्प्रेस करेगा फिर वो चाहे लड़की हो या लड़की उनसे शादी कर सकता है। इसीलिए पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर इसको लेके हड़कंप मचा हुआ था। वो को भी ये नाम कहीं से सुना सुना सा लगता है। सौकी वो को बताता है कि उसने सुना है कि कॉलेज मिस किनवेन को फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए, वो असल में शादी करना नहीं चाहती है, इसीलिए वो वहाँ पे जाने के लिए उतारू होने लगता है और कहता है कि एक खूबसूरत लड़की बुली हो रही है, मैं उसको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग डीन को देखते हैं जो कि उन दोनों के पास आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि एम्परर ने तुम दोनों को जल्दी से वहाँ पे बुलाया है और किसी भी कीमत में मैं तुम लोगों को वहाँ पे ले जाके रहूंगा क्योंकि ये एम्परर के डायरेक्ट ऑर्डर है। और जब वहाँ पे रुआन आती है तब डीन उससे भी कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, एम्परर ने तुम्हें भी ऑर्डर दिए हैं। जिसके बाद जब वो एम्परर के पैलेस के अंदर जाता है तब उसको अंदर काफी सारे इलाइट सोल्जर्स दिखते हैं जो कि एकेडमी के स्टूडेंट हैं और वो उन्हें देख के काफी हैरान हो गया था। और जब वो सभी इलाइट स्टूडेंट वो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये कमीना यहाँ पे कैसे आया, ये इतना ज्यादा कमजोर है कि इसको यहाँ पे आने के लिए अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी सारी वाइफ्स पैलेस के अंदर हैं, इसीलिए वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो वो सभी उसे गले लगा लेती हैं और उनको देख के उन सभी इलाइट सोल्जर की जलने लगती है। वो एम्परर से पूछता है कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। एम्परर उन लोगों को बताता है कि हाल ही में उन्हें एक रियून मिली है जो कि एशियन टाइम की रियून है जो कि कॉलेज हुआ करता था, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे ऐसे कई सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं जिसको कई सारे लोग अगर अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं तो उनकी कल्टीवेशन काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसीलिए एम्परर ने इंपीरियल एकेडमी के 100 इलाइट स्टूडेंट को तैयार किया है जो कि इस रियून के अंदर जाएंगे जिससे ह्यूमन काइंड के लिए एक नया फ्यूचर का जन्म होगा। इसलिए उस रियून को ह्यूमन रेस के लिए पब्लिकली डिजर्व किया गया है और इस रियून का नाम है फेंग्यू सेक्ट जो कि कई सालों पहले यहाँ पे हुआ करता था और उनके जो
जो रिलिक्स यानी कि इक्विपमेंट हुआ करते थे, उन इक्विपमेंट की जो ताकत है वो अभी के इक्विपमेंट के मुकाबले में काफी ज्यादा है, जबकि वो इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही जानता था। और फेंग यूएंग सेट को टॉयज्म सेक्ट कहा जाता था और उनके जितने भी एल्डर थे उन्हें सुप्रीम टॉयज्म कहा जाता था। और ऐसा माना जाता है कि उनके गेट कीपर के पास ऐसी शक्ति होती थी कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को एक ही झटके में तबाह कर सकते थे। इसीलिए तुम लोग खुद सोच सकते हो कि उनके इक्विपमेंट कितने शक्तिशाली होंगे और वो कैसे हमारी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। जिससे जितने भी इलाइट स्टूडेंट थे वो सभी खुश होने लगते हैं। लेकिन वो एम्परर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम 6 के 6 को उस रियोन के अंदर जाने दिया जाए, बाकी सभी लोग इसके लिए कैपेबल नहीं है। क्योंकि वो दरअसल अपनी वाइफ्स के बारे में सोच रहा था कि उसको रियोन के अंदर जाने से अपनी वाइफ्स के लिए काफी ज्यादा लेगेसी मिल जाएगी। लेकिन बाकी जितने भी इलाइट थे वो भी इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ तुम ही हो, हम लोग यहाँ पर नहीं है। लिंगजुब वू से कहती है कि हम लोग नॉर्मली इसे कर सकते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एम्परर वो को ऐसा करने की इजाजत दे देते हैं, जिससे वो काफी खुश हो जाता है और वो अपनी वाइफ को लेके रियोन की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे इलाइट में से इलाइट यानी कि इलाइट के अंदर भी वो इलाइट है, वो की सर को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम अपनी यंग रियलम पे हो, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कूद रहे हो कि कुछ कहने का ही नहीं है। अगर तुम हमें रोक सकते हो तो फिर रोक के दिखाओ। हम लोग देखते हैं कि वो बंदा वो को कुछ कर पाता इससे पहले ही वो उसके ऊपर अटैक करता है और एक ही झटके में उसको चारों खाने चित कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे जितने भी इलाइट आए थे उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि चुपचाप हार मान लो और यहाँ से सही सलामत वापस लौट जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे साथ फाइट करो, जिसके बाद में तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि सही सलामत घर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। लेकिन उन सभी इलाइट को लगता है कि अगर वो सभी एक साथ वो के ऊपर अटैक करते हैं तो वो को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हैं। जिसके बाद होना क्या था, वो सभी एक साथ वो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो एक ही बार में उन लोगों को मारते पीटते जा रहा था और उन लोगों को मार मार के इतनी बुरी हालत कर देता है कि वो बेचारे खड़े होने की भी हालात में नहीं थे। फिर इस बात का फैसला हो जाता है कि सिर्फ वो की टीम ही रियोन को एक्सप्लोर करने के लिए जाएगी। लेकिन जब वो 6 के 6 उस रियोन को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि रियोन के ऊपर कब्जा करने के लिए पहले ही वहाँ पे बाकी सभी एकेडमी के लोग आ गए हैं और उन सभी ने पहले ही इस बात की गारंटी दे ली थी कि वो तीनों के तीनों एक साथ रियोन को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग देखते हैं कि एक कॉलेज ने एक लड़की को उस गेट के अंदर फंसाया था, लेकिन उस गेट के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है और कहता है कि इसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं सुप्रीम टॉयज्म से नाता रखते हैं, बाकी जो कोई भी जाने की कोशिश करेगा उसे बेदर्दी के साथ मार दिया जाएगा। इससे वो सभी कॉलेज वाले समझ जाते हैं कि गेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जो कोई भी जल्दबाजी में अंदर जाने की कोशिश करेगा वो बेदर्दी के साथ मार दिया जाएगा। वो लड़की अपने कॉलेज वालों से कहती है कि मुझे बचा लो, लेकिन उनमें से कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। ब्लैक माउंटेन का एक डिसाइपल अपने मास्टर से पूछता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनका मास्टर साफ कर देता है कि बचाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए जो हो रहा है होने दो। सौकी बताता है कि उन लोगों ने फेक रिस्ट्रिक्शन का यूज किया है सभी लोगों को डराने के लिए। वो अपने मन में सोचता है डराना चाहते हो तो डरा लो, लेकिन मैं भी यहाँ पे एक रूल सेट करना चाहता हूँ, जो कोई भी मेरी वाइफ्स की बेइज्जती करने के बारे में सोचेगा मैं उनकी जान निकाल लूंगा। जिसके बाद वो लड़की उन लोगों के सामने ही मारी जाती है और कुछ भी कोई नहीं करता है। जिसके बाद ब्लैक माउंटेन का मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि स्प्लिट फिश को बाहर निकालो। दरअसल स्प्लिट फिश एक एशियंट क्रिएचर है जिसके पास काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी और पावर्स है। अगर वो फिश वाटर के अंदर जाके मर जाती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे किसी ने फेक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। और स्प्लिट फिश अपनी मैजिकल पावर के चलते ये भी बता सकती है कि उस जगह पे कोई एशियंट ट्रेजर है या नहीं। इसके बाद वो लोग उस फिश को तालाब के अंदर छोड़ते हैं, तब वो फिश वो की तरफ जाने लगती है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो नहीं वहाँ पे फेक रिस्ट्रिक्शन लगाया था। लेकिन वो उन लोगों को पता चलता है कि इससे पहले ही उस फिश को पकड़ लेता है और ब्लैक माउंटेन के मास्टर से कहता है कि अगर तुम इस क्रिएचर को खुला छोड़ देते हो तो इसे कोई भी पकड़ लेगा। जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक फिश अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बंदे को अपना मास्टर मानती है और किसी को नहीं तो वो फिश मर जाती है। इसीलिए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद वो उन तीनों कॉलेज के मास्टर से कहता है कि अगर तुम में से कोई भी फाउंटेन के अंदर जाने की नहीं सोच रहा है तो इंपीरियल एकेडमी सबसे पहले अंदर जाएगी। जिससे उन सभी लोगों को जलन होने लगती है और कहते हैं कि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन तभी ब्लैक माउंटेन के मास्टर का डिसाइपल उन्हें एक आइडिया देता है कि अगर ये लोग अंदर जाना चाहते हैं तो फिर इन्हें जाने दो, जिससे हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि रास्ता सेफ है या नहीं और अंदर कोई ट्रेजर है या नहीं। लेकिन इन लोगों को अंदर जाने के लिए इन्हें सोल चेल बाउंडिंग टेक्निक का यूज करना होगा, जिससे अगर ये लोग अंदर जाते हैं तो इन्हें कोई भी खतरा नहीं होगा और अगर कोई मरता भी है तो ये लोग उनकी जान बचा सकते हैं। लेकिन बेसिकली इन लोगों का मकसद ये था कि वो लोग इंपीरियल एकेडमी को एक कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे और उनका चारा बना के उन्हें पूल के अंदर जाने देंगे। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये लोग
उस चेन की मदद से इन लोगों को मार भी सकते हैं, लेकिन वो को ये आइडिया कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ्स की इतनी ज्यादा बेइज्जती करने की। ये बस ह्यूमन रेस के कुछ कॉलेज के मास्टर ही हैं। अगर मैं इन्हें मार देता हूँ तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम लोग देखते हैं कि वो ने उनके सर के ऊपर पहले ही तलवार लटका दी थी, जिससे वो एक ही झटके में उन सभी लोगों को मार सकता था। लेकिन साओकी जल्दी से आगे बढ़ता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये लोग बस एक बंदे को चारा बनाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और अगर तुम इन सभी कॉलेज वालों को मार देते हो तो इससे ह्यूमन रेस के पास ज्यादा फोर्स नहीं बचेगी अपनी रक्षा करने के लिए। इसीलिए साओकी जल्दी से आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे चेन के अंदर बांध लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई साओकी से कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये काफी ह्यूमिलेटिंग है। वो साओकी से कहता है कि मेरी वाइफ्स ने तुम्हें ऐसा करने से मना किया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उस सोल चेन के चलते मारे जाते हो तो फिर दोबारा रिकार्नेट नहीं हो पाओगे, जिसके बाद में इन लोगों को बेदर्दी के साथ मार दूंगा। लेकिन साओकी को इससे कोई भी चिंता नहीं थी। उसे बचपन से ही ड्रैगन मॉन्स्टर कह के बुलाया जाता था, तो इसके लिए ये बेइज्जती कोई बड़ी चीज नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मिस किनवेन आती हैं, जिनके लिए तैयारी की जा रही है दूल्हा ढूंढने के लिए। और वो तीनों मेजर फैमिली से कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट रॉयल एकेडमी की इस तरह से बेइज्जती करने की। क्या तुम लोग खुद को कोई इंसान भी समझते हो जो इंपीरियल एकेडमी की इस तरह से बेइज्जती कर रहे हो? लेकिन उन तीनों फैमिली के हेड किन को वहाँ से दूर रहने को कहते हैं और कहते हैं कि इस मामले में तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और जो कोई भी तीनों फैमिली के नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर हम लोग टैन को देखते हैं, जो कि मिस किन के लिए ईगल कोड तो नहीं ले पाया था, इसीलिए वो यहाँ पे उनके लिए स्टैंड लेके अपनी इज्जत बढ़ाना चाहता था। लेकिन साओ उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में तीनों मेजर फैमिलीज के रूल्स को तोड़ना चाहते हो और खुद को यूं ही मार देना चाहते हो? जिसके बाद साओ मिस किन से कहता है कि तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक बूढ़ी औरत हो जिसकी शादी भी नहीं हो रही है। मिस किन आगे से कहती है कि मेरी ग्रैंडमा ने इस एकेडमी को स्थापित किया था। अगर तुम सभी लोग उन्हें ऐसे ही बुली करते रहोगे तो फिर मैं तुम सभी लोगों के खिलाफ फाइट करूंगी। साओकी मिस किन से कहता है कि ये मेरा फैसला है, इसलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर ब्रदर वो गुस्सा हो गए तो इन सभी लोगों का काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। जिसके बाद तीनों मेजर फैमिलीज आगे बढ़ती हैं और वो को बाइंडिंग बॉ में कैद कर लेती हैं। वो अपनी तीनों वाइफ से कहता है कि तुम तीनों सबसे पहले जाओ। जिसके बाद वो बाहर खड़ा रहता है और उन तीनों कॉलेज एकेडमी से कहता है, क्योंकि तुम सभी लोगों ने पहले हमारे खिलाफ कदम बढ़ाया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तुम्हारे दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। वो की बातें सुन के वो लोग पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो भी रियोन के अंदर जंप लगा देता है। जिसके बाद ब्लैक माउंटेन का एकेडमी का जो मास्टर था वो चेन का इस्तेमाल करते हुए साओकी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो सबसे पहले चेन को तोड़ देता है, जिससे उन लोगों को भी पता चल जाता है कि वो सच में एक कमाल का बंदा है जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। वो साओकी से कहता है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहा था जिससे हम सभी लोग एक साथ रियोन के अंदर आ सके, और ऐसा लगता है कि हम लोग करने में कामयाब हो गए हैं। जिसके बाद जब वो सभी लोग रियोन के अंदर जाते हैं तब उन्हें हवा में उड़ता हुआ एक ड्रैगन बोन मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो कहता है यही वो जगह है जहाँ पे कई सारे खजाने छुपे हुए हैं और हमें यहीं से हमारी लेगेसी मिलेगी। जिसके बाद हम उन सभी लोगों के एकेडमीज को देखते हैं और वो सभी लोग जब चेन का इस्तेमाल करके उनको बाहर खींचने की कोशिश करते हैं तब उनके हाथों में बाबा जी का ठुल्लू लगता है, जिससे वो सभी लोग समझ आते हैं कि वो उन्हें गहरा चूना लगाया है। जिसके बाद वो सभी अपनी एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी को पूल के अंदर भेजने लगते हैं ताकि वो लोग अंदर जा सके और वो की टीम का खेल खत्म कर सके। हम लोग मिस किन को देखते हैं क्योंकि उन्हें वो की टीम की काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो अपने पास से एक पीएरएल बाहर निकालती है जिसको वो पूल के अंदर डाल देती है, तो पूल का कलर जो था वो लाल हो जाता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि पानी के अंदर कोई मैजिक सर्कल है, जिससे जो भी जल्दबाजी में अंदर कूदेगा वो सभी लोग मर जाएंगे। लेकिन मिस्किन अपने मन के अंदर सोचती है कि तुम सभी लोग बेवकूफ हो, जो तुम लोगों को लगता है कि अंदर एक मैजिक सर्कल है, लेकिन जब तक तुम लोग यहाँ पे इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करोगे तब तक वो लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे। बाकी आप सब कुछ उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मैं उनकी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद हम लोग वो को देखते हैं जो कि रियोन के अंदर बिल्कुल बुलंद तरीके से घूम रहा था। मियो को काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो से वो चिपकी हुई थी। हम लोग लिंगजू को देखते हैं जिसको एक पुरानी स्वॉर्ड मिलती है फेंगयुआन सेक्ट की, जिसके ऊपर काफी ज्यादा स्क्रैचेस लगे हुए थे। लेकिन जब लिंगजू उसको घुमाती है और जब वो एक चट्टान से टकराती है तब वो स्वॉर्ड पूरी चट्टान को एक झटके में ही चीर देती है, जिसको देख के तो लिंगजू भी काफी डर जाती है। वो उसे कहता है ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसको फेंगयू डिसाइपल इस्तेमाल करते थे, अगर तुम इसे सही से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम भी मारी जाओगे। जिसके बाद लिंगजू वो को कस के पकड़ लेती है और उससे कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है, इसीलिए मुझे किसी ऐसी जगह पे लेके चल सको जहाँ मुझे एक अच्छा वेपन मिल सके। लेकिन उसी टाइम
टाइम पे सौकी उन लोगों से कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहीं पे रुकना होगा। हम लोग देखते हैं कि रियोन के अंदर आने की वजह से सौकी की जो ब्लड लाइन थी वो एक्टिवेट होने लगती है और सौकी धीरे धीरे करके एक ड्रैगन में बदल रहा था। इसीलिए सौकी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ते जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो दूंगा जिससे मैं तुम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। वो सौकी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी होगी और ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे काफी कुछ कमाल की चीजें मिल सकती हैं। जिसके बाद वो अपनी बाकी वाइफ से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, तुम्हें आगे काफी सारे खजाने मिल जाएंगे। लेकिन मियो को खजाने नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो के साथ ही रुकती है। इसी बीच हम लोग एक शॉट को देखते हैं जो जमीन के अंदर धसी हुई थी और उस शॉट के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि उन लोगों को देखते हुए कहती है कि जब तक यहाँ पे इनफ पीपल आते रहेंगे तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम लोग उनको सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे और इस तरह की सालों की कैद से आजाद हो पाएंगे। जिसके बाद हम लोग वो को देखते हैं जो कि सौकी को किसी जगह पे लेके आया था, लेकिन उस जगह पे आने के बाद सौकी का जो ब्लड था वो उबलने लगा था और वो खुद के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सौकी को बताता है फेंग्यू सेट एक खास तरह की हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हर तरह के ड्रैगन का शिकार किया करती थी, फिर वो चाहे डीमन ड्रैगन हो या फिर होली ड्रैगन। और फेंग्यू सेट उन सभी ड्रैगन का शिकार करके उन्हें एक ही जगह पे इकट्ठा करती थी और उनके ब्लड को इकट्ठा करके उसे रिफाइन किया करती थी। जिसके बाद वो एक जगह की तरफ इशारा करता है, तब वहाँ से कई सारा खून इकट्ठा हो रहा था जो कि उन सभी ड्रैगन्स का था जो कि फेंग्यू सेट ने मारे थे। और अगर सौकी इन सभी ब्लड को रिफाइन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इससे सौकी को काफी ज्यादा फायदा होगा। फिर हम लोग सौकी को देखते हैं जो कि ड्रैगन ब्लड के अंदर जाता है और उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। वो सौकी से कहता है कि अगर तुम इस ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर लेते हो फिर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन स्पीसीज में बदल जाओगे। जिसके बाद वो म्यू से कहता है कि हम लोग एक बेबी को ढूंढने जाने वाले हैं। जिसे म्यू कहती है बेबी मुझे भी वो देखना है। वो उसे कहता है तुमने तो मेरे बेबी को भी देखा है, क्या तुम अभी भी क्यूरियस हो? जिसके बाद वो म्यू को बताता है तुम्हें पता है फेंग्यू सेट सबसे ताकतवर सेक्ट हुआ करता था, तो फिर वो अचानक से नीचे कैसे गिर गया? और पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था फेंग्यून सेक्ट एक ऐसा सेक्ट हुआ करता था जो सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक को यूज किया करता था ह्यूमन रेस के अंदर। यहाँ तक कि उनके सेक्ट का सबसे कमजोर डिसाइपल भी एक मास्टर हुआ करता था और जो सेक्ट का पूरा मास्टर था उसकी ताकत मेरे बराबर की थी और उनके सेक्ट के डिस्ट्रॉय होने की बस एक ही वजह थी कि उनके पास इतनी पावर थी जिसको वो संभाल नहीं सकते थे, इसीलिए उसी पावर ने उन्हें तबाह कर दिया। म्यू वो से पूछती है कि ये वही वेपन है जिसको तुम ढूंढ रहे हो? वो उसे कहता है हाँ, उस बेबी का नाम फेंग्यून जू है। जिसके बाद हमें पता चलता है करीब 100 सालों पहले वो के फादर भी यहाँ पे आए थे उस वेपन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उस वेपन के ऊपर एक ताकतवर सील लगी हुई थी जिसको फेंग्यू सेट और उसके फादर भी नहीं हटा पाए थे। लेकिन इस टाइम पे वो को महसूस हो रहा है कि वो सील कमजोर हो गई है और कुछ ही घंटों के अंदर वो सील पूरी तरीके से अनसील भी हो जाएगी। लेकिन म्यू वो से पूछती है तुम्हारे फादर भी उसे नहीं ढूंढ पाए थे तो फिर तुम कैसे ढूंढोगे? जिसपे वो अपने हाथ से उसी फिश को बाहर निकालता है जिसको ब्लैक माउंटेन के मास्टर ने पकड़ रखा था। वो बताता है कि ये फिश काफी शक्तिशाली है और ये मुझे उस सील तक ले जा सकती है जहाँ पे वो ट्रेजर लॉक है। जिसके बाद वो फिश आगे जाते हुए वो के लिए उस ट्रेजर को ढूंढ के निकालने की कोशिश करने लगती है। इधर हम लोग उन तीनों को देखते हैं जो कि उस जगह पे ट्रेजर को ढूंढ रहे थे। वो लोग एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे शॉट जमीन पे गड़ी हुई थी। हम देखते हैं लिंगजो इस बात के लिए काफी एक्साइटेड थी और वो अपने लिए एक मैजिकल वेपन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाई उसे आगाह करते हुए कहती है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम देख ही सकती हो कि ये सभी इंसेक्टर हैं हमारे और इनके अंदर किसी तरह से जान हो सकती है और तुमने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि ये सभी वेपन टूटे हुए हैं, इसीलिए ये बात काफी अजीब लगती है। और तुम ये भी देख सकते हो कि इनके अंदर से मैजिकल एनर्जी बाहर निकल रही है जो किसी तरह से भूत की तरह है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों ने अभी तक इन ट्रेजर्स के ऊपर ये सारी आपदाएं क्यों लगाई रखी हैं। जिसके बाद लिंगजो की नजर एक शॉट के ऊपर पड़ती है जो दिखने में काफी कमाल की लग रही थी। लिंगजो जल्दी से आगे बढ़ती है और उस शॉट को हाथों में पकड़ लेती है, लेकिन अचानक से उस शॉट के अंदर से एक घोस्ट बाहर निकलता है जो कि हंसते हुए कहता है कि आखिरकार कोई यहाँ पे आ ही गया। हम लोग देखते हैं कि उस घोस्ट का एनर्जी लेवल इतना ज्यादा था कि लिंगजो काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती है। जिसके बाद रुआन और बाइजो दोनों चिल्ला के लिंगजो को आवाज लगाती है जिससे लिंगजो होश में आ जाती है। जिसके बाद लिंगजो जंप करते हुए उस घोस्ट के अटैक को आसानी के साथ डॉज कर लेती है और हम लोग देखते हैं कि उस अटैक की वजह से लिंगजो के कपड़े हल्के से फट चुके थे और लिंगजो कहती है कि अगर मैं उसे डॉज न करती तो फिर वो मेरे संतरों के टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, ये तो 6 पाथ रियलम के भी ऊपर है। इसके बाद वो घोस्ट अपने साथियों से कहता है कि बाहर आ जाओ, पार्टी करने का टाइम हो चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितनी भी शॉट जमीन के अंदर धसी हुए थी उनके अंदर से एक एक घोस्ट बाहर निकलने लगता है, जिनको देख के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहते हैं ये सभी तो फेंग्यू सेट के
डिसाइपल्स हैं ये सभी सॉर्ड के अंदर से कैसे बाहर निकल रहे हैं। वो सभी गोस्ट बाहर निकल के कहते हैं कि फेंग्यू सेक्ट तुम सभी लोगों की सोल का इस्तेमाल करना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग इसके लिए इनकार नहीं करोगे। वो सभी गोस्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें छू भी नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने उन तीनों के ऊपर अपनी ब्लैक एनर्जी डाल रखी थी। इसीलिए वहाँ पे वो की एनर्जी उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। रुआन कहती है मुझे पता है कि कोई चीज हमें ब्लॉक कर रही है, लेकिन मुझे ये सिर्फ डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है जो काफी फेमिलियर है। वो सभी गोस्ट भी ये देख के काफी हैरान हो गए थे और कहते हैं हमें नहीं पता था कि यहाँ पे किसी तरह का गॉड भी है जो कि इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं इसके लेवल का नहीं हूँ। लेकिन हमें किसी भी केवल पे इन तीनों इंसान को लीडर के पास भेजना ही होगा। इसके बाद वो की एनर्जी से बना हुआ शैडो जल्दी से आगे बढ़ता है, उन सभी सॉर्ड स्पिरिट के साथ फाइट करने लगता है। बाई कहती है हमें नहीं पता है वो स्पिरिट क्या करने वाली है, हमने पहले ही काफी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से खिसक लेना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वो सॉर्ड स्पिरिट के साथ फाइट करते रहता है। सॉर्ड स्पिरिट उससे कहती है तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है कि तुम उन लड़कियों को हमसे बचा सको, भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन हमसे ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद तुम उन तीनों को नहीं बचा सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ जंजीरें आती हैं जो कि उन तीनों को पकड़ती हैं और अपने साथ लेके जाती हैं, और उन सभी घोस्ट का लीडर वो से कहता है कि वापस जाओ और अपने असली सेल्फ को बता देना कि अगर उसके पास हिम्मत है तो फिर वो मेरे पास दोबारा आके दिखाए, क्योंकि हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो म्यू को इन सभी चीजों के बारे में बता देता है, जिससे म्यू को उन तीनों की चिंता होने लगती है और म्यू वो से पूछती है कि हम लोग उन्हें ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि उन लोगों ने उन तीनों को किडनैप करने के बाद उनकी एनर्जी को एक बैरियर की मदद से ब्लॉक कर लिया था। इसीलिए वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी जगह को अपसाइड डाउन करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब वो पूरे सेट को ऊपर नीचे करता है तब उसके सामने वो बैरियर आ जाता है जिसके अंदर उन तीनों लड़कियों को रखा गया है। वो कहता है ये बैरियर बाहर से देखने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ये तो पूरे फेंग्यू सेक्ट से भी काफी ज्यादा अजीब है। मैं कहती है कि वो तीनों जरूर इसके अंदर ही होंगी, हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाना चाहिए। और वो टावर देखने में बिल्कुल टावर ऑफ बेबल की तरह लग रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर सील लगी हुई थी, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ उसके ऊपर लात मार के दरवाजे को खोल देता है और अंदर घुस जाता है। हम लोग देखते हैं फेंग्यून सेक्ट के लोगों ने उन तीनों को सोल चेन से बांध रखा था, जो कि उनके सोल्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। अगर वो ज्यादा सी गड़बड़ी करता है तो वो लोग उनकी सोल को बाहर निकाल लेंगे, जिससे वो लोग मारी जाएंगी। इसके बाद वो सभी गोस्ट वू से कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पे एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक ही बार में आगे बढ़ता है, जो कि उनको डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्ट उन तीनों के पास जा रहा था। सेक्ट का लीडर वो से कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें उस चेनों को नहीं छूना चाहिए, वो चेन्स उनकी सोल से जुड़ी हुई हैं। अगर चेन टूट जाती है तो उनकी सोल भी सेल्टर हो जाएगी। लेकिन वो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चेन को एक ही बार में तोड़ देते हैं, जिससे वो तीनों लड़कियां आजाद हो जाती हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उनकी सोल्स उनकी बॉडी से अलग हो जाती हैं। लीडर कहता है मैंने तुमसे कहा था कि जैसे ही चेन टूट जाएंगी तो उनकी सोल भी सेल्टर हो जाएंगी, लेकिन वो के पास इसका भी इलाज था और वो बड़ी आसानी के साथ उनकी सोल को फिर से रिपेयर कर देता है, वो भी उन्हें किस करके। जिसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बचा लिया था, इसीलिए उसके पास यहाँ पे रुकने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो फिर से वापस जाने लगता है। सेक्ट का लीडर वो से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं डीमन क्लैन के मास्टर को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ कि हमारा सेक्ट ऐसा क्यों हो गया, क्यों फेंगियोन जुआक का सबसे ताकतवर इंसान इस तरह से बदल गया। ये सब कुछ 2000 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो लीडर से पूछता है फेंगियोन पियरल कहाँ पे है। वो लीडर आगे से हंसता हुआ कहता है कि मैंने एक नई जाति को ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल किया और मैं ऐसे बन गया हूँ। अगर वो तुम्हें चाहिए तो फिर तुम उसे खुद क्यों नहीं ले लेते हो। जिसके बाद वो जब ऊपर की तरफ देखता है तब उसे पता चल जाता है कि वो पियरल बैरियर के अंदर रखा हुआ है, लेकिन वो पियरल वो के नजरिए से दिखने में काफी अलग था। लीडर वो को बताता है फेंगियोन पियरल का लेना देना टावर ऑफ बेबल के ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। अगर तुम उसे छूते हो तो फिर तुम मेरी तरह से बन जाओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे से उस ओरिजिन की कहानी सुन लो। और मैं इनकी कहानी शॉर्ट में बताता हूँ। इन सभी लोगों ने सबसे ज्यादा ताकतवर आर्ट को परफॉर्म किया, जिसके बाद ये लोग युआन रियलम के अंदर चले गए और इनका लीडर काफी शक्तिशाली था, इसलिए उसने एक ऐसा सेक्ट स्थापित किया जो कि टावर ऑफ बेबल के अंदर भी जा सकता था। इसके बाद लीडर ने अपने सेक्ट को लीड किया और उसको युआन रियलम के अंदर ले गए और लीडर को इसी बात का सबसे ज्यादा पछतावा है। इसके बाद जब लीडर इन सभी लोगों को इमॉर्टल वर्ल्ड यानी युआन रियलम के अंदर लेके जा रहे थे, तब ये अचानक से किसी जगह पे ट्रैप हो गए, जिसके बाद ये ना ऊपर जा सकते थे और ना ही नीचे ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकते थे। वो लीडर को बताता है क्योंकि वहाँ पे एक बैरियर है। तुम सभी लोगों को लगता है कि इमॉर्टल को कल्टीवेट करना काफी अच्छा होता है, लेकिन ऊपर का वर्ल्ड सिर्फ एक जेल है जहाँ पे सबसे
ताकतवर लोगों को कैद करके रखा जाता है। मुझे नहीं पता है कि वो बैरियर किसने बनाया है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जिसने भी वो बैरियर बनाया है वो हेवन और अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उसने ये बैरियर इसलिए बनाया है ताकि सभी लोगों में बैलेंस बनाया जा सके और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। लीडर वो से पूछता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता है, तुम कौन हो? जिसपे वो कहता है बेशक वो जगह मेरा घर है, इसीलिए मुझे वहाँ के नियम कानून के बारे में तुमसे ज्यादा अच्छे से पता होगा। उस जगह को छोड़ने के बस 2 ही रास्ते हैं, पहला तो ये उस जगह को छोड़ दो, या फिर दूसरा अपनी 100 कल्टीवेशन को छोड़ दो और एक इमॉर्टल बन जाओ। इसके बाद लीडर अपनी कहानी को आगे बताता है, जिसके बाद वो अपने लोगों को लेके टावर ऑफ बेबल के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे पता चला था कि टावर ऑफ बेबल के अंदर कई सारे ट्रेजर्स रखे हुए हैं जो हर जगह से लाए गए हैं और उनको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब लीडर आगे पहुंचा और जब उसकी मुलाकात गेट कीपर से हुई, तब उसे पता चल गया कि उसकी ताकत क्या है और वो कितनी तुच्छ है। लीडर वो को बताता है टावर ऑफ बेबल के हर एक रूम के अंदर एक छोटी हुई छुपी हुई उम्मीद की किरण होती है। लीडर वो को बताता है टावर ऑफ बेबल के जितने भी फ्लोर्स है वहाँ पे छुपे हुए मौके होते हैं। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं है तो जल्दी से बता दो, टाइम न वेस्ट करो। लीडर बताता है कि वो जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था वो भी फर्स्ट फ्लोर के डीमन के सामने टिक नहीं सका, और एक ही झटके में 6 रियलम के जितने भी डिसाइपल थे वो सभी मारे गए। ये सभी लोग अपना आत्मसमर्पण करके मरने के लिए तैयार थे, लेकिन इनको किसी ने बचा लिया। इन सभी लोगों को बचाने वाली और कोई नहीं, वो की मदर थी। वो कहता है अगर तुम्हारी जान किसी लेडी ने बचाई है तो फिर वो मेरी मदर है, और मेरी मदर भी टावर ऑफ बेबल की एक गेट कीपर है। वो मुझे कभी भी टावर ऑफ बेबल के अंदर जाने नहीं देती थी, भले ही मैं उनसे कई बार जिद भी करता, लेकिन वो फिर भी मुझे रोक देती थी। लीडर वो को बताता है टावर ऑफ बेबल के 9th फ्लोर होते हैं, और अगर तुम 9th फ्लोर पे चले जाते हो तो फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है। वो बताता है उसके फादर डीमन गॉड है और वो भी सिर्फ 8th फ्लोर तक जा सके हैं, और कोई भी अभी तक 9th फ्लोर पे नहीं जा सका है। जिसके बाद वो इस बात का अंदाजा लगा लेता है, जिसके बाद उन लोगों ने टावर ऑफ बेबल से फेंग्यूक पियरल चुरा लिया होगा। जिसपे लीडर आगे अपनी कहानी बताता है कि फेंग्यूक सेट का एक ताकतवर लीडर ऊपर की दुनिया में जाके एक चोर बन गया। लीडर बताता है कि जब वो टावर ऑफ बेबल के अंदर थे तब वो ना चाहते हुए भी एक चोर बनना पड़ा, क्योंकि उसने एक बिलकुट चुरा लिया था। जिसके बाद उसने उसी तरह के टावर को बनाया, जिसके बाद वहाँ की फेंग्यूक सेट की जितनी भी सोर्स थी उन्हें वहाँ पे कैद कर दिया। जिसके बाद सक्सेसफुली ये लोग टावर ऑफ बेबल से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन वो आगे कहता है लेकिन तुम अपनी ताकत के साथ कभी भी उस पियरल को सरपास नहीं कर पाए। जिसके बाद तुम्हारी ये हालत हो गई और तुम सभी सेक्ट वाले यहाँ पे कैद हो गए। लीडर कहता है जब तक मुझे इस बारे में पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी थी, तब तक पियरल ने पूरे कॉन्टिनेंट को कंज्यूम कर लिया था। जिसके बाद हमारी ये हालत हो गई, मेरी कल्टीवेशन जा चुकी है, मेरी सोल जा चुकी है, बस मैं यहाँ पे लोगों की यादों में कैद होके रह गया हूँ। जिसके बाद लीडर वो से कहता है कि अब तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। लेकिन वो जल्दी से आगे बढ़ता है और लीडर के ऊपर जितनी भी चेनें लगी थी उनको तोड़ देता है, क्योंकि जिन चेनों से लीडर अभी तक आजाद होना चाहता था वो एक ही झटके में आजाद हो गया। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और पियरल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे लीडर समझ आता है कि वो भी एक डीमन किंग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पियरल आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिस्ट्रक्टिव पावर को रिलीज करने लगता है, जिससे बाई कहती है कि हमें यहाँ से खिसकना चाहिए इससे पहले कि ये जगह तबाह हो जाए। लेकिन हम लोग वो को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं इसे खुद अपने लिए रखना चाहता था। जिसके बाद वहाँ पे वो केटो सेक्रेट ट्री को कंजेनरेट करता है। इससे लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लीडर इसी चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता था, लेकिन वो ने बस एक ही झटके में उसे कर लिया। जिसके बाद वो इसी तरह से आगे बढ़ता है और पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ऐसा लगता है कि ये पियरल मेरी मदद कर सकता है रियलम ऑफ ट्रांसेंडेंस के अंदर जाने से, जिससे मैं रिकार्नेशन के बंधनों से पार जा सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग बाकी सभी एकेडमी वालों को देखते हैं और वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तब वो कहते हैं कि बॉन्डिंग चेन को पहले ही तोड़ दिया गया था, इसीलिए जैसे ही हमें इंपीरियल एकेडमी वाले मिलते हैं तब हम उन्हें तुरंत ही मार देंगे। जिसके बाद इन सभी लोगों का प्लान बिल्कुल एक सा ही था कि जैसे ही इंपीरियल की सिटी वालों को मार दिया जाए, ट्रेजर के इकट्ठा करके जल्दी से एक दूसरे के अपोनेंट को मार के यहाँ से सारा ट्रेजर लेके निकल लिया जाए। लेकिन मिस्किन को इस बात के ऊपर पूरा यकीन था कि वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर तो होंगे ही कि वो अपनी रक्षा खुद कर ही सकते हैं। तभी उन लोगों को वो पावरफुल प्रेशर महसूस होता है जो वो की वजह से निकल रहा था, इसीलिए वो सभी एकेडमी वाले उसी तरफ दौड़ते हुए जाने लगते हैं। फिर हम लोग वो को देखते हैं जो बड़ी आसानी के साथ उसकी पावर को मेंटेन कर रहा था। वो लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे सदियां लग गई थी इसको मेंटेन करने में, लेकिन इसके बावजूद इस पियरल ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन ये बच्चा बड़ी आसानी के साथ उसे मेंटेन कर रहा है। हम लोग वो को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो कि मुझे भी हिला सकती है, लेकिन मैं फिर भी इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। जिसके बाद वो लीडर से कहता है कि तुमने ये टावर ऑफ बेबल से चुराया था, अगर तुम इसे सही सलामत मुझे
वापस लौटा देते तो ये बिल्कुल ऐसा होता कि तुमने इसके असली ओनर को इसे लौटा दिया है। लेकिन वो लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम्हारे इतने ज्यादा मेहनत करने का फायदा क्या है। भले ही तुम युवान रियलम के अंदर चले जाओ, लेकिन तुम हेवन और अर्थ के बीच में कैद ही रहोगे और ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बुरा होगा। इसके बाद लीडर वो से कहता है कि ये गेट यहाँ पे बंद होने वाला है, तुम लोगों को जल्दी निकल जाना चाहिए। इसके बाद वो लीडर उन लोगों को अपने खजाने भी देता है कल्टीवेट करने के लिए। लीडर उन लोगों को अपने कई सारे टेक्निक भी बताता है जिनकी मदद से उसने उन्हें कल्टीवेट किया है और इस लेवल तक पहुंचा था। लेकिन वो लीडर से कहता है कि असली खजाने तो तुम हो, हम तुम्हें भी अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि मैं पहले ही ट्रांसेंडेंस की रियलम पे जा चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने साथ ले जाना कोई बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं जो कि वो से कहते हैं कि तुम लगता है कि कंफ्यूज हो गए हो, इसीलिए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। बाई उन लोगों को देख के कहती है ऐसा लगता है कि हम लोग मुसीबत में आ चुके हैं क्योंकि ये लोग पहले ही यहाँ पे आ गए हैं। ब्लैक माउंटेन का मास्टर वो से कहता है कि वो पियरल हमारे हवाले कर दो, इसके बाद हमें तुम सभी लोगों को मारने दो, जिससे हमें काफी खुशी होगी। वो जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हें अभी भी याद होगा कि मैंने पहले क्या कहा था। इसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ता है और फेंगयुन पियरल को उनके हवाले कर देता है। वो लोग जैसे ही उस पियरल को पकड़ते हैं तब उन्हें दर्द होने लगता है और कुछ ही सेकंड में उनकी सोल्स उनकी बॉडी से अलग हो जाती है। जिस तरह से ही वो सभी लोग मारे जाते हैं और उन लोगों को याद आता है कि वो ने उनसे क्या कहा था, इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। लीडर कहता है ये तो वही मूव है जो कि उस टावर ऑफ बेबल की औरत ने इस्तेमाल किया था। जिसके बाद वो मिस्किन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बुरे लोगों को मारता हूँ, इन्हें लगता है कि उनकी एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही हैं और तुम ही वो लड़की हो ना जो कि शादी के लिए कंपटीशन कर रही है, तुमको फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। जिससे मिस्किन शर्माने लगती है। जिसके बाद पीछे से वो की सारी वाइफ आती हैं जो उसके ऊपर लग जाती हैं और कहती हैं क्या तुम अभी भी अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे हो, तुम्हारे पास पहले से ही 4 हैं, क्या ये तुम्हें अभी भी कम लगती हैं। जिसपे वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं तुम सभी से शादी करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा भाई, चिंता क्यों करती हो। इसी के साथ ही हमारा पहला सीजन यहीं पे खत्म होता है और सेकंड सीजन की कोई भी गारंटी नहीं है जैसा कि तुम्हें पता है, इसीलिए बाय बाय।